सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेके एग्जाम मेड इजी। तो जो आज की हमारी वीडियो होगी ये वन शॉट होगी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। अब इस पर बात करें कि ये कौन से एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रही है और बाकी चीज़ें, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं क्या क्या रिसोर्सेज से आपको पढ़ाने वाला हूँ और क्या स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी आपको पढ़ाने के लिए, वन शॉट में कंप्लीट करवाने के लिए। देखिए, जो ये मैं कम्प्रीहेंसिव मटेरियल से आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये मैंने खुद बनाया है आपके लिए और कुछ चीज़ें अलग से रेफ़र की हैं। इसमें देखिए, कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चार्ट्स में मिलेंगे जिनका हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि रिवोल्ट 1857 पूरा इसमें समराइज़ किया। अब समराइज़ का मतलब समरी नहीं है, इसमें कि जो आपके एमसीक्यूज़ लगेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सब होंगे इसमें। जो अपराइजिंग्स होंगी डिफरेंट, जो रिवोल्ट 1857 से पहले वाली या कुछ उसके बाद वाली भी प्री कांग्रेस एरा की, उनके बारे में। जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं वो होंगे इसमें टेबल में। और बाकी जो हम पढ़ाएंगे वो देखिए, ये पूरी एक साइड आपकी टाइमलाइन रहेगी और इसमें वो कंटेंट होगा जिससे डायरेक्ट एमसीक्यू हिट होगा, जो आपको लास्ट टाइम पे जो शॉर्ट्स नोट बनेंगे वो मैं पहले ही बना कर दूंगा यहाँ पे। और रही बात स्टोरी की, वो भी साथ में होगी, क्योंकि देखिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो दो चीज़ों का जो कंपोनेंट है। एक है कि वो दो चीज़ों में से किसका एक कंपोजिशन है, एक है कि जो स्टोरी होती है स्टार्टिंग से एंड तक की स्टोरी, और साथ में क्या, साथ में फैक्ट्स। तो ये दोनों मैं आपको इसमें इंक्लूड करके दूंगा। ठीक है, आपको अच्छे से लेक्चर देखना है। और देखिए, पीडीएफ की बात नहीं है, आपको खुद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, देखकर टाइमलाइन आपको मिल जाएगी, आपको उस पर खुद पूरा लेक्चर देखना है साथ साथ, और नोट्स अपने स्क्रिबल करने हैं। ये देखिए लास्ट में भी पूरी मैंने ऐड की है जो इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या कौन से एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट होगा। देखिए, जो ये मॉडर्न हिस्ट्री में आज आपको करवाने वाला हूँ, एक तो ऑब्वियसली ये जो जेके एसएसबी के सारे एग्ज़ाम्स हैं, मैं सारे एग्ज़ाम्स कह रहा हूँ, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट है, जेके पीएसआई है, एफएए है, ये सारे को टारगेट करेगा। काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम कम है वैसे भी एग्ज़ाम को, जो जूनियर असिस्टेंट के 22 फेब को, और जो जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको एक चीज़ बोलूँगा कि अभी आप पूरी वीडियो देखेंगे, पर जो आपको पूरा एक रिटेन करना है, एक मतलब ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस करना है, वो आप फ्रीडम स्ट्रगल पे ज़्यादा करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल पे मेरा मतलब है कि आप देखिए, रिवोल्ट 1857 भी आप करें, वो एक ही चार्ट में मैंने दिया, वो आपको करना ज़रूरी है। रिफॉर्म्स आप अभी एक बार रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा फोकस मत कीजिए। मेन आप कांग्रेस जब से स्टार्ट होगा ना 1885 की फॉर्मेशन, वहाँ से एंड तक का आपको ज़्यादा मतलब याद करना है बाद में आपको, जो जूनियर असिस्टेंट वाले एस्पिरेंट्स हैं, और बाकियों के लिए तो फुल में पढ़ाऊंगा। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं पहले। तो स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको जनरल ओवरव्यू देने वाला हूँ। देखिए, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है ये स्टार्ट है फ्रॉम कॉलोनियलिज्म टू इंडिपेंडेंस। अब इसको 5 फेजेस में पढ़ाया जाएगा आपको। पहला फेज होगा अराइवल एंड एक्सपेंशन। इसमें हो गया कि जो डिफरेंट यूरोपियंस आए इंडिया में, और उसके बाद जो कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री इंडिया की, जैसे कि मराठा एंग्लो वॉर्स हो गई, या फिर जो बैटल ऑफ बक्सर बंगाल के रिलेटेड हो गया, उस पर बात की जाएगी। उसके बाद बात की जाएगी फेज सेकंड, जहाँ से जो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद का स्टार्ट होगा, कि जब ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर कर लेगा। और उसके बाद फेज 3 होगा एक्सट्रीमिस्ट का, क्योंकि फेज 2 में आप मॉडरेट्स तक बात कर लेंगे। फेज 3 होगा जब स्प्लिट होगा उसमें, और एक्सट्रीमिस्ट का जन्म होगा, रेवोल्यूशनरी फेज होगा, उस पर फेज 3 की बात आ जाएगी। फेज 4 आ गया आपका गांधी एरा, जो गांधी जी से स्टार्ट होगा, सत्याग्रह की बात होगी, डिफरेंट मूवमेंट्स होंगी, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सब की बात होगी। फिर लास्ट आ गया जो फेज 5 है, जहाँ पे हम इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहे होंगे, और इवेंचुअली 1947 को हम इंडिपेंडेंस को गेन कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले टॉपिक से, जो है हमारा फेज 1 अराइवल एंड एक्सपेंशन। देखिए, पढ़ाऊंगा मैं इसको आपको ऐसे कि देखिए डिफरेंट फेजेस में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पे स्टोरी है, पहले आपको मैं स्टोरी समझाऊंगा। स्टोरी हम समझने के बाद ना एक ओवरव्यू कर लेंगे इस जो ये माइंड मैप्स बने हैं, ताकि जब आप सेकंड टाइम माइंड मैप रीड करें तो आपको पहली बारी में जब हमने यहाँ पे क्या होगा तो आपको काफ़ी अच्छे तरह से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात क्या, स्टोरी क्या है इसकी, कि जो इंडिया और यूरोप है ना, इनके बीच से लैंड रूट से सेंचुरीज से ट्रेड होता आ रहा था। ट्रेड किसके लिए, स्पाइसेस की वजह से हो सकता है ना। तो पर वो ट्रेड होता किससे था, वो होता था लैंड रूट से, जो कहाँ से गुजरते थे, मिडल ईस्ट से। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये यूरोप रहा, ये अपना इंडिया। तो लैंड रूट से ट्रेड होता था। ये
लैंड रूट से, मिडल ईस्ट से, ठीक है। तो पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट से होता था। तो अब बात ये थी कि जो ये रूट्स थे ना, इन पे कंट्रोल किसका था? अरब्स का, जो इंटरमीडिएटरीज की तरह काम करते थे, और वो हैविली टैक्स करते थे इनको। तो यूरोपियंस जो थे उन्होंने इसको बाईपास करने के लिए और डायरेक्ट एक्सेस इंडियन स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स के लिए उन्होंने क्या किया, कोई सी रूट ढूंढना शुरू किया। और ढूंढते ढूंढते जो पहले अराइवल आए वो थे पोर्टुगीज। कब आए? 1498 में। और जो पहला यूरोपियन जो इंडिया आया बाय सी रूट वो थे वास्को द गामा 1498 में। और वो कहाँ लैंड किए आकर, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले तो वो आए किस रास्ते से? वो आए केप ऑफ गुड होप से। किस रास्ते से आए? केप ऑफ गुड होप। ये पोर्तुगल से निकला वो, यहाँ से जाते हुए ये केप ऑफ गुड होप से ये यहाँ पे इंडिया, ये आप देख सकते हैं ना, ये यहाँ पे कैलिकट केरला में लैंड किया। और वहाँ पे उसका वेलकम किसने किया वास्को ड गामा का? लोकल रूलर जैमोरिन ने। ये आपको याद रखना। देखिए जो मैंने हाईलाइट किया ये आप लेक्चर देखते देखते साथ साथ में नोट कर सकते हैं, तो आपके पॉइंट्स पे बनती जाएगी। और जब आप यहाँ से रीड करेंगे माइंड मैप तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो पोर्तुगीज सबसे पहले आए उनके की गवर्नर्स की बात और उनके की जो अचीवमेंट्स थी। पहले थे फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। देखिए जो ये ईयर्स लिखे हैं ये आपको याद नहीं करने हैं, बस जैसे कि कुछ पर्टिकुलर कर सकते हैं। जैसे वास्को ड गामा पहली बार आए तो कब आए? 1498 बस। बाकी जैसे ये है 1505, 1509, ये आपको बस टाइमलाइन के लिए है कि आपको बस ऐसे एक बार देख लेना है, याद नहीं करना है कुछ। अच्छा, जो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा है उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं। और इस पॉलिसी का क्या एम था कि जो पोर्टुगल है उसको मास्टर बना दे किसका? इंडियन ओशन का। इंडियन ओशन मतलब ये देखिए इंडिया, ये इंडियन ओशन का मास्टर बना दे पोर्टुगल को। अच्छा, नेक्स्ट गवर्नर कौन से किसकी बात है? अल्फोंसो दे अल्बकर। अब ये इनको माना जाता है ये रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर थे। अब वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर, तो आपको याद करना है अल्फोंसो दे अल्बकर। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने गोवा को कैप्चर किया 1510 में, किससे? सुल्तान ऑफ बीजापुर से। और अपने जो आदमी थे उनको बोला कि वहाँ पे सेटलमेंट्स करो उस एरिया में और मैरी करो लोकल वुमेन को। और इन्होंने एबॉलिश किया सती को अपनी टेरिटरीज में, जो उनकी टेरिटरीज वहाँ पे सती को एबॉलिश किया। फिर अगले थे नीनो दे कुना। इन्होंने क्या काम किया? अपने में हेडक्वार्टर्स कोचीन से गोवा में शिफ्ट किया 1530 में। अब बात करें पोर्टुगीज़ की डिक्लाइन की, तो डिक्लाइन ये था कि एक तो उनको डिसलाइक किया जाता था अपनी रिलीजियस इंटॉलरेंस की वजह से, एक वो पायरेसी में थे, पायरेट्स, और वो स्लेव ट्रेड में भी इन्वॉल्व थे। देखिए एक बार मैं आपको पोर्टुगीज़ के यहाँ पे माइंड मैप दिखाता हूँ जो हमने पढ़ा। देखिए स्टार्ट कैसे होगा। देखिए यूरोपियंस इंडिया ट्रेड रूट, मतलब यूरोपियंस इंडिया ट्रेड रूट के लिए क्या पहले मिडल ईस्ट से होता था। पहले मिडल ईस्ट में क्या था कि अरब्स उनको काफ़ी कंट्रोल और टैक्स करते थे, और इनमें रिलीजियस राइवलरी भी थी, क्योंकि जो पोर्टुगीज़ थे वो जो मुस्लिम थे इस्लामिक, उनके खिलाफ काफ़ी इंटॉलरेंट थे। और आपको देखा भी जाएगा कुछ, अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ फाइट्स भी यहाँ पर हुई थी अरब जो ट्रेडर्स थे और पोर्टुगीज़ के बीच। और इनको डायरेक्ट ट्रेड रूट भी चाहिए था इंडिया के लिए। तो पहले आए वास्को द गामा, ये 3 बार आ चुके हैं। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको मिलेंगी इसमें जो स्टोरी के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेंगी। तो आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। जब मैं आपको स्टोरी पढ़ा दूंगा और उसके बाद आपको जब मैं प्रोवाइड करूंगा टाइमलाइन, पूरी टाइमलाइन आपको प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आपको जब वहाँ से रीड करना है तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं यहाँ पे। जैसे वास्को ड गामा पहले 1498 में, फिर दोबारा आए थे 1502 में, फिर 1524 में आए। ये केप ऑफ गुड होप से आए और लैंड कहाँ किए? कैलिकट में। और उनको वेलकम किसने किया? जैमोरिन, रूलर ऑफ कैलिकट। और फिर उसके बाद कैब्रल आए। कैब्रल ये ट्रेडर ही थे। उसके बाद अल्मीडा आए, कार्टेज सिस्टम, वाटर ब्लू पॉलिसी, जिसका एम था मास्टर ऑफ इंडियन ओशन। फिर अल्बकर, रियल फाउंडर जिनको माना जाता है, 1510 में उन्होंने गोवा कैप्चर किया। ऐसे ये डिफरेंट का जो हमने स्टोरी में पढ़ा वो सेम इसमें आपको मिलेगा, कुछ एडिशनल पॉइंट्स होंगे उस पर आपको खासा ध्यान देना है। चलिए स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम बात हो गए थे कि डिक्लाइन हो चुका था पोर्टुगीज़ का। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं। ब्रिटिशर्स का क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। अब ये चाहे आए लेट आए थे, पर इवेंचुअली ये सबसे डोमिनेंट पावर बन गई इंडिया में। अब देखिए एक अर्ली अटेम्प्ट्स की बात करते हैं जो मिडाइवल हिस्ट्री में पढ़ी जाती है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे
वो जहांगीर के कोर्ट में आए थे आगरा में। कब? 1608 में। और कौन सी शिप में? हेक्टर में। पर एक फैक्ट्री की परमिशन मांग रहे थे जहांगीर से, पर उनको परमिशन नहीं मिली और वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पोर्टुगीज ऑलरेडी वहाँ पे थे, तो 1611 में ये लीव कर गए। अब आपको जैसे कि याद क्या करना है इसमें, तो देखिए ईयर्स तो मैं आपको कहा नहीं याद करने बिल्कुल भी। अब जैसे आप ये याद कर सकते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के टाइम पे आया। शिप कौन सी थी? हेक्टर। वैसे ही पोर्टुगीज़ की बात करें तो वो वहाँ पे थे। ये आपको रीज़न याद रखना है ताकि एक स्टोरी टाइमलाइन आपके दिमाग में रहे। और उन्होंने लेफ्ट कब किया? 1611 में। ये भी आपको ईयर याद नहीं करना है। फिर उसके बाद कैप्टन थॉमस बेस्ट आए अपनी शिप रेड ड्रैगन में, और उन्होंने पोर्टुगीज़ को डिफीट किया। कौन सी बैटल में? बैटल ऑफ स्वाली, जो नियर सूरत थी। और इसके बाद, इस बैटल के बाद जो जीत गए वो, उसके बाद जो इनको परमिशन मिल गई सूरत में फैक्ट्री अपनी डालने के लिए। और इन्होंने अपना एक्सपेंशन भी किया। एक्सपेंशन डिफरेंट साइड्स पे किया। वेस्ट में इन्होंने जब विक्ट्री हो गई स्वैली की बैटल में, तो इन्होंने सूरत में फैक्ट्री डाली। साउथ में इन्होंने जो सुल्तान ऑफ जो गोलकोंडा थे, उन्होंने इनको गोल्डन फरमान इशू किया। और वो फरमान में क्या था कि गोलकोंडा जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे ब्रिटिश फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, बस एनुअल उनको 1500 पैगोडास देने। पैगोडास वहाँ की लोकल करेंसी। अब उसके बाद 1639 की बात करें तो उनको परमिशन मिली कि फैक्ट्री जो उनकी मद्रास में थी उसको फोर्टिफाई कर दें। और बाद में उस फैक्ट्री का नाम क्या रखा इन्होंने? फोर्टिफाई कर दिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये नाम याद रखिएगा, ये आगे काम आएगा, इंपॉर्टेंट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब उसके बाद ईस्ट में कहाँ उन्होंने एक्सपेंशन किया? तो ईस्ट की एक्सपेंशन की बात करें तो इन्होंने जो जॉब चार्नोक थे, उन्होंने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश की एट सूटानुटी, और ये 1690 में की। और उसके बाद जो सूटानुटी थे वो बाद में उसको किससे मर्ज कर दिया गया? गोविंदपुर और कलिकटा में, जो बाद में फॉर्मेशन हुई कैलकटा में। और इसको इन्होंने फोर्टिफाई कर दिया, जैसे सेंट जॉर्ज को फोर्टिफाई किया था। और इसका नाम पड़ा फोर्ट विलियम, ये कैलकटा में। अब उसके बाद क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा 1770। तो मैग्ना कार्टा क्या है कि जो मुगल एम्परर थे फारूक सियार, अब एक ब्रिटिश सर्जन थे, उन्होंने फारूक सियार को एक काफ़ी मतलब बीमार थे वो, तो उनकी सर्जरी करके उनको ठीक किया। तो उसी खुशी में उन्होंने फरमान इशू कर दिए जिसने कंपनी को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए, और इसी को कहा गया मैग्ना कार्टा 1717। अब इस फरमान में क्या था कि बंगाल में ब्रिटिशर्स को कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, और उनको परमिशन दी गई कि वो दस्तक इशू कर सकते हैं। दस्तक क्या था कि अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए फ्री पासेस। और वैलिडिटी ऑफ ब्रिटिश कॉइन्स जो है वो वैलिड होंगे मुगल टेरिटरीज में। अब उसके बाद कौन से आए? डच आए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको याद करने के लिए। देखिए पहले आए पोर्तुगीज़, फिर आए ब्रिटिश, फिर आए डच, है ना, फिर उसके बाद आएंगे फ्रेंच। ये इस ऑर्डर में आएंगे, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। तो देखिए डच जो नेदरलैंड से आए थे, अब उनका फोकस क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक चीज़ आपको याद रखनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये वर्ल्ड की फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी भी थी, फर्स्ट एमएनसी। तो जो डच वाले थे ये फाउंड हुई 1602 में, ठीक है। और इनकी प्राइमरी इंटरेस्ट क्या था? ये स्पाइस आइसलैंड्स थे इंडोनेशिया में। ये इंडिया तो यहाँ पे इंडोनेशिया, तो इनका इंटरेस्ट यहाँ पे था। और ये इंडिया को क्यों यूज़ कर रहे थे? टेक्सटाइल्स के लिए। अब इन्होंने फर्स्ट जो अपनी फैक्ट्री डाली वो मसूलीपट्टनम में डाली। देखिए आपको हर इसके जो आई ना यूरोपियंस आए डिफरेंट, इनकी फर्स्ट फैक्ट्री आप थोड़ी दिमाग में रखिएगा बाकी एग्जाम्स के लिए। अब देखिए बात करें जैसे जूनियर असिस्टेंट है, या फिर जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको बस इसको एक बार वीडियो को देख लीजिए, और मेरे जो ये फ्लो चार्ट बनाए इसको एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना ताकि आपको स्टोरी दिमाग में रहे। क्योंकि एंड तक जाते जाते आप स्टोरी अगर नहीं कैच कर पाएंगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, और क्वेश्चन आपको नहीं पता कि कहाँ से आने वाला है। तो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वन शॉट में मैं आपको इसको कंप्लीट करा दूंगा। तो पहली फैक्ट्री कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में डाली। अब इनके डिक्लाइन की बात करें तो इनका डिक्लाइन कैसे हुआ? ये इनके बैटल हुई कोलाचल में, और ये इनको डिफीट किसने किया? जो ट्रेवनकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा ने। और सेकंड जो डिक्लाइन के रीजंस हैं डिफरेंट, बैटल ऑफ बिदारा, इसमें इनको ब्रिटिशर्स ने हराया, और इसी के साथ इनका पॉलिटिकल पावर का जो हिस्सा था इंडिया से वो खत्म हो गया। और लास्ट यूरोपियंस जो आए वो थे फ्रेंच। अब इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ सेटअप की? सूरत में। और किसने सेटअप की थी? फ्रांकोइस कैरन ने। और इन्होंने एक मसूलीपट्टनम में भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की।
और जो पौंडीचेरी, जो आप जानते हैं पौंडीचेरी, इसको फाउंड किया था 1674 में बाय फ्रांकोइस मार्टिन ने। ठीक है, फ्रांकोइस मार्टिन ने पौंडीचेरी को फाउंड किया था, ये आपको याद रखना है। फिर उन्होंने चंदन नागौर जो है वो बंगाल में इन्होंने इस्टेब्लिश किया, और इनकी जो राइवलरी थी वो ब्रिटिशर्स के साथ थी, और इसी के चलते इनके बीच कार्नेटिक वॉर्स भी हुई। अब देखिए, जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच की राइवलरी है, आप इस बात देखिए, एक तो रीज़न हो गया कि यहाँ पे ये दोनों मेन यूरोपियन जो यहाँ पे इंडिया में आए हैं, ये दो ही थे बचे थे। और एक रीज़न ये है कि उस टाइम पर जो नेपोलियन वॉर्स हो रही थी, है ना, नेपोलियन का था, और फ्रांस भी अपनी साइड से लगा था कॉलोनाइज करने के लिए, और ब्रिटेन भी अपना लगा था, ये ब्रिटेन भी लगा था। तो वो भी एक इनकी टसल थी, जैसे कि जो डिफरेंट वॉर्स होंगी, तो ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन, उस टाइम पर ऑस्ट्रियन सक्सेशन, तो उस पर भी बात होगी। तो देखिए, उसके बाद क्या होता है कि जब यूरोपियंस आ गए इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे उस टाइम। और ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के लिए आई थी, अब उनका इंटरेस्ट जो पॉलिटिक्स था उसकी तरफ भी काफ़ी इंक्लाइन करने लगा था। और उसी के चलते इन्होंने कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। इन्होंने बंगाल को, जो उस टाइम का रिचेस्ट प्रोविंस था, उसको मतलब हथिया लिया उन्होंने, आप हथिया कह सकते हैं उसको। और इसी से ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन ले हुई इंडिया में। तो देखते हैं इसका क्या टाइम लाइन है, किस तरह है स्टोरी क्या है इसकी। तो हमें इतना पता था कि ब्रिटिशर्स को दस्तक इशू हुई थी, कि वो दस्तक इशू करते थे, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स होता था उसमें, है ना, फरमान्स आए थे उनके पास। इसी को उन्होंने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। और साथ में एक और गलती की इन्होंने, कैलकटा में जैसे फोर्ट विलियम था ना इनका, उसको इन्होंने फोर्टिफाई करा, और भी फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, उस पर वो लगा रहे थे, ऊपर कैनन्स लगा रहे थे। तो नवाब जो उस टाइम बंगाल के थे, सिराजुद्दौला, उनको ये बात पसंद नहीं आई। तो उन्होंने क्या किया रिटेलिएशन में, कि जो उनका फोर्ट विलियम था उसको कैप्चर कर लिया। अब कैप्चर करके वहाँ पे 146 ब्रिटिशर्स जो थे फोर्ट विलियम के अंदर, उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। और उस टाइम गर्मी का टाइम था बहुत, तो उसकी वजह से, सफोकेशन की वजह से 146 ब्रिटिशर्स की मौत हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजिडी। और उसी के टर्न ऑफ इवेंट्स में नेक्स्ट इसी को लेकर होती है बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी, एक साइड हो गए सिराजुद्दौला, है ना, और एक साइड अपने हो गए रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिशर्स की तरफ से ऐड करते हुए। अब रॉबर्ट क्लाइव ने अपना दिमाग लगाया और क्या किया कि जो मीर जाफर था, कमांडर था सिराजुद्दौला का, उसको ब्राइब किया। और राय दुर्लभ, जो रिच बैंकर्स थे वहाँ के, जगत सेठ, ओमनीचंद, तो जगत सेठ हो गए, मतलब जो लोकल बैंकर्स थे वहाँ के, काफ़ी रिच थे उस टाइम पर। तो ये जिसकी साइड होते थे, इंक्लाइनेशन पावर भी मैक्सिमम उनकी साइड ही होता था उस टाइम पर, इतने इन्फ्लुएंसिंग थे ये। तो इन सब के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने बिट्रेल करके ये बैटल जीत ली कैसे भी, और सिराजुद्दौला हराया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब उसके बाद मीर जाफ़र, उसको बनाया पपेट नवाब, और इसी के चलते मीर जाफ़र ने ब्रिटिशर्स को खुश करने के लिए जमींदारी दे दी 24 परगना की। अब आगे बात करते हैं, एक बैटल इंपॉर्टेंट है इसमें, बैटल ऑफ बक्सर। अब मीर जाफ़र की भी अलग कहानी, वो हम पढ़ेंगे टाइमलाइन में। तो इनकी भी लड़ाई हुई थी, तो इनको हटाकर मीर कासिम को लाए ब्रिटिशर्स। और मीर कासिम ने भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की, तो उसने क्या किया, अपना कैपिटल मुंगेर में शिफ्ट किया, और जो ड्यूटीज़ थी ब्रिटिशर्स को इशू, वो अबॉलिश कर दी। और इसी के चलते हुई बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर में एक साइड थे मीर कासिम, और उनका अलायंस था मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड के साथ, और अवध के जो रूलर थे शुजाउद्दौला के साथ। और ब्रिटिशर्स की साइड से कौन थे, हेक्टर मुनरो। और इनकी जब वॉर होती है आपस में, तो ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और जीतने के ही बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की जाती है 1765 में। अब इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की जो मेन फीचर्स हैं वो सुनिए आप। जो मुगल एम्परर शाह आलम थे, एक तो उनको इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया था। इलाहाबाद में शिफ्ट होने के लिए अवध ने अपनी जो टेरिटरीज थी कारा और इलाहाबाद की, वो एम्परर को दे दी थी।
और मुगल एम्परर शाह आलम ने दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स कि कहाँ के बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के ब्रिटिशर्स को दे दिए किस उस पे टर्म पे कि वो एनुअल पेमेंट करेंगे 26 लाख की। अब उसके बाद डुअल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन, इसकी टाइमलाइन के 1765 से 1772। अब इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था डुअल गवर्नमेंट को? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब इसमें क्या था कि जो कंपनी थी वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, मतलब दीवानी राइट्स थे उनके पास, तो कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और जो नवाब होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, जिसे निज़ामत भी कहते हैं। तो निज़ामत देखेगा नवाब, और जो दीवानी राइट्स थे वो किनके पास थे? ब्रिटिशर्स के। ये डुअल गवर्नमेंट बंगाल में चल रही थी, क्योंकि सबसे पहले कंक्वेस्ट क्या किया था ब्रिटिशर्स ने? बंगाल। और इसी सिस्टम की वजह से जो डिजास्टर्स बंगाल फेमाइन 1770 का वो हुआ, और फिर बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए रॉबर्ट क्लाइव के बाद, तो उन्होंने इसको एबॉलिश कर दिया डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को 1772 में। अब कुछ बंगाल के बाद कुछ और की बात करते हैं, जिन प्रोविंसेस पे, जिन साम्राज्यों पे अपनी नज़र रखी थी ब्रिटिशर्स ने, उनकी वॉर्स जो हुई। एक बात करते हैं मैसूर की, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी था ब्रिटिश का। अब जो मैसूर था वो मालाबार कोस्ट ट्रेड को कंट्रोल करता था, जो काफ़ी प्रॉफिटेबल था। और इनकी दोस्ती किसके साथ थी? फ्रेंच के साथ। और फ्रेंच की राइवलरी किसके साथ थी? ब्रिटिशर्स के साथ। तो इनडायरेक्टली जो मैसूर और ब्रिटिशर्स थी, इनकी आपस में राइवलरी। तो जो वॉर्स हुई इनकी इंपॉर्टेंट, उनकी बात करते हैं। पहले थी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, और इसमें जो एक साइड थे हैदर अली और दूसरी साइड थे ब्रिटिशर्स। और ये एंड किस पे होती है वॉर? ट्रीटी ऑफ मैड्रास होती है, जिसमें जिसने जो टेरिटरीज जीती थी उससे पीछे हटना पड़ेगा, और जो वॉर से पहले टेरिटरीज थी उसको रिस्टोर कर दिया गया। फिर होती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब इसमें क्यों होती है? ये ट्रिगर पॉइंट क्या था इसका? कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने माहे का पोर्ट था, जो फ्रेंच पोर्ट था, उसको सीज कर दिया था, जो हैदर अली के प्रोटेक्शन में था। तो इस पे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है। और इसी में हैदर अली जो थे वो उनकी डेथ हो जाती है 1782 में, और ये वॉर एंड हो जाती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से। तो आपको ये याद रखनी, जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी किससे एंड हुई? ट्रीटी ऑफ मैड्रास में। सेकंड में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में। उसके बाद होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। जो हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, वो ट्रैवनकोर में अटैक कर देता है, और वॉर शुरू हो जाती है। उसका रिजल्ट क्या था कि टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है। उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। और एक ये साइन करते हैं ट्रीटी, थर्ड वाली किस ट्रीटी से एंड हुई? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। और जिसकी वजह से हाफ जो किंगडम था मैसूर का वो ब्रिटिशर्स को चला जाता है। फिर होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये होती क्यों है? क्योंकि टीपू सुल्तान जो सब्सिडरी अलायंस था उसको ज्वाइन करने से मना कर देता है, और इसी की वजह से फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी जो वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। और जो हैदर अली से पहले की वोडियार डायनेस्टी थी मैसूर में, उसको रिस्टोर किया जाता है और सब्सिडरी अलायंस के अंदर लाया जाता है। अब बात करते हैं मराठास की। तो मराठास की बात करें तो इनके बीच जो डिफरेंट वॉर्स हुई, पहली फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब ये जो स्टार्ट हुई, ये ट्रिगर की थी जो रघुनाथ राव थे वहाँ के, उनके एम्बिशन से, और इसी को ट्रीटी ऑफ सूरत भी कहा जाता है। और ये एंड किसकी वजह से हुई थी? ट्रीटी ऑफ साल भाई, जिसकी वजह से जो दोनों मराठास और इंग्लिश थे ब्रिटिशर्स, उनके बीच में 20 साल तक की पीस रहेगी, ट्रीटी ऑफ साल भाई। अब सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की बात करें तो इस टाइम पर जो पेशवा बाजीराव थे सेकंड, अब वो वॉर जब हार गए मराठा, तो पेशवा बाजीराव सेकंड ने ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ बासेन, जिससे उन्होंने एक्सेप्ट कर ली सब्सिडरी अलायंस। और जो साथ जो डिफीटेड चीफ्स थे उनके, उन्होंने हर किसी ने अलग ट्रीटी साइन की। जैसे जो भोंसलेस थे वहाँ के, उन्होंने दियो गांव की ट्रीटी साइन की। जो सिंधियास थे उन्होंने सूरजी अंजन गांव की। होलकर्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस ये याद कर सकते हैं आप चीफ्स कौन से। थर्ड एंग्लो वॉर की बात करें तो
जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे उन्होंने अगेंस्ट किसके थी, पिंडारिस के। पिंडारिस ग्रुप होता था जो हायर करते थे मराठास वॉर के टाइम पर, और इसका रिजल्ट क्या था, जो पेशवा से उनको हटाया जाता है और पेंशन पे भेजा जाता है बिठूर में, और उनकी टेरिटरीज को किस में मिला दिया जाता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। अब बात करते हैं सिंध की। तो जो सिंध है ये देखिए यहाँ पर है ये सिंध, और इस सिंध जो है इसमें डायरेक्ट वाटर्स है, यहाँ पे इंडस वाटर्स है। तो एक तो इनकी ये लोकेशन की वजह से इसको नेक्स्ट किया, और जबकि इनकी फ्रेंडली रिलेशनशिप थे, फिर भी एक रशियन एक्सपेंशन ना हो जाए वो भी एक रीज़न। तो उसकी वजह से इनको सर चार्ल्स नेपियर ने एनेक्स कर दिया सिंध को। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड एलनबर्ग। अब बात करते हैं पंजाब की, सिख एम्पायर। तो जो रंजीत सिंह थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, जिसमें क्या था कि जो सतलज रिवर होगी वो एक बाउंड्री का काम करेगी, जिसके ऊपर के साइड नॉर्थ में पंजाब होगा और नीचे ब्रिटिशर्स अपना कर सकते हैं। अब जब रणजीत सिंह जो है उनकी डेथ हो जाती है और कुछ इंस्टेबिलिटी आ जाती है रीजन में, तो उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करने लग जाते हैं पॉलिटिक्स में पंजाब की, और इसी के चलते फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है, जिसमें ऑब्वियसली जो सिख्स थे उनको हरा दिया जाता है। और इसी के साथ साइन होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसमें जो ब्रिटिशर्स हैं वो कश्मीर को सोल्ड कर देते हैं गुलाब सिंह, जो महाराजा गुलाब सिंह है हमारे, जो डोगरा रूलर का जो रूल था वो भी स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर में फॉर 75 लाख नानक शाही रुपीस। अब बात करते हैं सेकंड एंग्लो सिख वॉर की। तो ये ट्रिगर किसी हुई थी, जो मुलराज थे मुल्तान के, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था, और इसी के चलते फिर लॉर्ड जो डलहौजी थे उन्होंने कंप्लीट पंजाब की एनेक्सेशन कर दी। अब इसके बाद बर्मा और अफगानिस्तान का ये हम रीड नहीं करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अब देखिए ये सेकंड आ जाती हैं ट्राइबल अपराइजिंग। अभी हम ट्राइबल अपराइजिंग देखेंगे, फिर देखेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो देखिए जो ट्राइबल अपराइजिंग होगी ये डिफरेंट अपराइजिंग थी, जैसे सिविल अपराइजिंग्स हो गई। अब ये हो गई जैसे कि ज़मींदारी के लिए जो सिस्टम था या रिलीजियस बेसिस पे एक ट्राइबल अपराइजिंग हो गई। ट्राइबल अपराइजिंग किसके लिए थी, जल जंगल और ज़मीन के लिए ट्राइबल्स के द्वारा ये अपराइजिंग की थी जो ट्राइबल पीपल थे। और एक होगी पीजेट अपराइजिंग्स, ये प्लांटर्स और मनी लैंडर्स थे उन पे डिफरेंट रोयतवारी सिस्टम हो गया, या फिर डिफरेंट सिस्टम लाए तो उनको ऑपरेशन फेस करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ हो जाता था, फोर्स प्लांटेशंस भी होती थी, तो उसके चलते ये वाली अपराइजिंग हुई। देखिए इसमें अपराइजिंग में आपको एक बोलूँगा, ऊपर से आप नज़र मान सकते हैं टाइमलाइन पे, क्योंकि कभी कभार जैसे JKPSC एग्ज़ाम हो गया या FA हो गया तो उसमें टाइमलाइन पे आ सकता है कि इनको ऑर्डर में करो, इस तरह JKS में आ सकता है। तो देखिए बात करें तो सन्यासी रिबेलियन, आपको याद क्या करना है, देखिए सन्यासी रिबेलियन। अब एक बार ये जो इसमें की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अब सन्यासी रेबेलियन कौन से रीजन में, बंगाल में। इसके लीडर्स कौन थे, मंजूषा। पर लीडर्स पे मैं बोलूँगा अब भी मत इतना ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईडी में कोई ध्यान नहीं ज़रूरत नहीं है। अब इसको की फैक्ट्स याद कर लीजिए, सन्यासी रिबेलियन। अब इसका कॉज क्या था, एक तो 1770 का जो इनफेमस फेमाइन हुआ, और जो ब्रिटिशर्स थे, जो पिलग्रिम्स थे, श्रद्धालु थे, हिंदू श्रद्धालु, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे उनकी पिलग्रिमेज को, तो वो एक कॉज था। अब इसकी जो की फैक्ट्स है कि इस पे ही बेस्ड है जो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ, और वंदे मातरम का भी यही ओरिजिन है। अब पाइका रिबिलियन हो गया, ये जो पाइकास थे उनको जो रेंट फ्री लैंड थी उसको इनको लूज करना पड़ा, तो इसी को हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, पाइका रिबिलियन को बाय ओडिशा गवर्नमेंट। वहाबी मूवमेंट, अब ये इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, पहले सिख्स के खिलाफ थी, फिर बाद में ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, जब जो पंजाब था उसको ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर दिया था। वैसे ट्राइबल अपराइजिंग की बात करें तो संथल अपराइजिंग, ये झारखंड में, इनके एनिमीज डिकूज मतलब कि जो आउटसाइडर्स, ट्राइबल्स जो डिकूज कहते थे आउटसाइडर्स को। मुंडल अपराइजिंग,
जो बिरसा मुंडा भगवान उनके लीडर थे। अब इसके बाद आगे खासी अपराइजिंग, ये मेघालय में जंतिया हिल्स में। रंपा रिबेलियन, ठीक है। अब एक एक पॉइंट आप याद कर सकते हैं, जो रंपा रिबेलियन है ना, जो हमारी जो मूवी है RRR, आपको पता होगा, वो लूजली इसी पे बेस्ड है। अलूरी सीताराम राजू जो कि लीडर थे इस अपराइजिंग, रंपा रिबेलियन के लीडर थे। अब पीसेंट अपराइजिंग की बात करते हैं तो इंडिगो रिवोल्ट हो गया, डेक्कन राइट्स हो गए, पाबना जो राइट्स हुए वो वाले, जो ऑपरेसिव जमींदार थे। तो ये आपको ये पूरा एक बार पूरे टेबल में कवर हो जाएगा। इसको मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, इसमें कौन सी अपराइजिंग थी किस में। तो एक बार आप नज़र डाल सकते हैं, पर ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है इसको रटने की। मेन आपका फोकस होना चाहिए फ्रीडम स्ट्रगल में। ये तो टाइमलाइन के लिए हम कर रहे हैं। देखिए, एक और चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो है रिवॉल्ट 1857। इसे सिपॉय म्यूटनी भी कहा जाता है और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। और ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा किसने था? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने कहा था। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी है। अब कॉजेज क्या हैं इसके? एक तो हो गया पॉलिटिकल कॉजेज। इसमें क्या क्या जो मैंने बताया था, लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाया, जिसके चलते क्या था, जिस स्टेट का नेचुरल हायर नहीं होगा, कि जो वो इनहेरिटेंस होगी उसकी, वो लीगल नहीं होगी, अपना जो हायर नहीं होगा उसका अपना, उनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एनेक्स कर लेगी। और कौन कौन सी स्टेट्स एनेक्स की इसके चलते? सतारा की, झांसी की और नागपुर की। तो जो इसी के चलते एनेक्सेशन ऑफ अवध हुई। अब अवध में किसके लिए उन्होंने टेक ओवर कर लिया 1856 में? मैल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि थाउजेंड्स ने अपनी जॉब्स लूज़ कर दी। और उस टाइम पे जो मुगल्स थे वो ऑब्वियसली काफ़ी साल से इंडिया को रूल कर रहे थे। तो उनको एज ए डिसरिस्पेक्ट देखा गया जब बहादुर शाह जो सेकंड थे उसको लास्ट किंग घोषित कर दिया लॉर्ड कैनिंग ने। सोशल रिलीजियस की कि काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस था ब्रिटिशर्स का, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती, विडो रीमैरिज एक्ट। तो काफ़ी ज़्यादा जो पीपल थे वहाँ के, उनके देखा जा रहा था कि काफ़ी ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर है उनके रिलीजियस में इश्यूज़ में। और कन्वर्जन का फेयर कि जो मिशनरीज थे वो अलाउड हो गई थी। और लेक्स लोकी एक्ट जो लाया गया था, जिससे जो क्रिश्चियन कन्वर्ट्स थे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। इकोनॉमिक कॉजेज़ की बात करें तो जो डिफरेंट हाई टैक्सेस वाले सेटलमेंट्स थे, जैसे कि रायतवारी या फिर ज़मींदारी, तो जिनमें हाई टैक्स था, जिसकी वजह से डेप्ट हो जाता था और लैंड उनको खोनी पड़ती थी जो पीसेंट्स थे। तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन, एंगर बिल्टअप था उनके अंदर। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब मिलिट्री वाले रीजंस की बात करें तो जो इंडियन सिपाहीज थे उनको लेस पेमेंट होती थी और वो रैंक सूबेदार से ऊपर नहीं बढ़ सकते थे। एक था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, और ये क्या कहता था कि जो सिपाही हैं उनको बाहर कंपलसरी है, ओवरसीज मतलब कि बाहर इंडिया से बाहर ओवरसीज जाकर अपनी सर्विस देना। और ये उस टाइम पे था कि सी क्रॉस करना मतलब अपनी कास्ट को लूज कर देना हिंदूज में। और जो इमीडिएट कॉज था वो था इनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस, जिनमें रूमर्ड था कि वो बीफ और पिग फैट ग्रीस से यूज़ होता है उनमें, और ये काफ़ी फैल गई थी बात। और इसी के चलते जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे से। मंगल पांडे ने जब अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को शूट किया तो उसी को स्टार्ट माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। तो जो फाइट की बात करें डिफरेंट सेंटर्स और उनके लीडर्स की रिवोल्ट ऑफ 1857 में, तो दिल्ली के जो लीडर थे वो थे जो मुगल एम्पर बहादुर शाह जफ़र। पर वो तो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े थे, तो उनके बिहार पे जो थे वो थे जनरल बख्त खान। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हज़रत महल, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में कुंवर सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। ये ब्रिटिश सप्रेसर्स थे जिन्होंने इस एरिया में रिवोल्ट को सप्रेस किया था। और ये आउटकम्स थे, जैसे जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको रंगून में एग्ज़ाइल पर डाल दिया था, नाना साहेब एस्केप कर गए थे नेपाल में, बेगम हज़रत महल नेपाल में। तो बाकी वैसे ही। अब एक तो रीज़न हो गया कि ये फेल क्यों हुई रिवोल्ट ऑफ 1857, और एक हो गया कि इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, आफ्टर मैथ क्या था। देखिए, बात करें फेल क्यों हुई तो ये काफ़ी लोकलाइज थी, मतलब कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो
ये जिस रीजन में, नॉर्थ रीजन में ज़्यादा प्रिवलेंट थी और ये साउथ वगैरह में ज़्यादा जा नहीं पाई मूवमेंट बंगाल में, पंजाब में भी उतनी नहीं जा पाई। और इनमें यूनिटी नहीं थी क्योंकि कॉमन रीज़न नहीं था, वो इंडिया के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो अपने अपने किंगडम्स और अपने पर्सनल रीजन्स की वजह से लड़ रहे थे। और कुछ ट्रेटर्स की बात करें जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर और निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और आर्म्स डिफरेंसेस कि इंडियंस के पास वो स्वॉर्ड्स थी अपनी, पर ब्रिटिशर्स के पास एनफील्ड राइफल्स, कैनन्स थी। आफ्टर मैथ की बात करें तो इसी से जो कंपनी रूल था वो इंडिया में एंड हो जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से जो पावर थी वो किसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ब्रिटिश क्राउन को। और जो जो गवर्नर जनरल थे वो उसको बना दिया गया वाइसरॉय, अब से वाइसरॉय कहा जाएगा। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वाइसरॉय थे। और फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 19th सेंचुरी वाली। अब इनको मैंने डिफरेंट में बाइफरिकेट कर दिया आपके लिए, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स, कास्ट एंड सोशल इक्वालिटी मूवमेंट्स, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको इनको करना कैसे है, क्योंकि पूरा टेबल तो आप रटेंगे नहीं, मैंने इनको टेबल में तो कर दिया है ये क्या कहते हैं क्लासीफाई, पर आपको तरीका जानना ज़रूरी है कि किस तरह से और क्या इसमें इन्फॉर्मेशन आपको रीड करनी है। देखिए जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंपॉर्टेंट करेंगे, जैसे कि आत्मीय सभा ब्रह्मो समाज, फाउंडर कौन थे इनके, राजा राममोहन राय, इनको फादर ऑफ इंडियन रिनायंस भी कहते हैं। अब इनका क्या था, ये वन गॉड वाले, जो वन गॉड में इनका मानते थे, एंटी सती स्टांस था इनका। अब एंटी आइडल्ट्री मतलब कि मूर्ति पूजन को ये मानते नहीं थे। एक्शन क्या लिया इन्होंने, सती एक्ट इन्होंने अबॉलिश करवाया था, किससे, लॉर्ड बेंटिक से। ये जनरल से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे कि यंग बंगाल मूवमेंट, फाउंडर का नाम हेनरी विवियन डेरोजियो। जैसे ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये फर्स्ट नेशनल पोएट थी ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट आर्य समाज, दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर थे, इनका स्लोगन था गो बैक टू द वेदास। और उसके बाद रामाकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद इसके फाउंडर थे। तो उसके बाद बात करें, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आपको स्वामी विवेकानंद में याद रखना है, जिन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की जो स्पीच इनकी शिकागो वाली, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये कास्ट एंड सोशल इक्वालिटी मूवमेंट्स में सत्यशोधक समाज मूवमेंट, इसके ज्योतिबा फूले लीडर थे। इंपॉर्टेंट है ये, इन्होंने क्या लिखा था, गुलामगिरी। और इनका मेन फोकस था अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन्स एजुकेशन। और उनकी जो पत्नी थी सावित्री बाई फुले, उन्होंने भी पहला गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया था, कहाँ पे, पुणे में। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, रामास्वामी नायकर, जो पेरियार मूवमेंट भी हम कहते हैं इसको। टेम्पल एंट्री मूवमेंट केरला में, जिसको वाइकोम सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट है। डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन बाय, लीडर कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें तो अलीगढ़ मूवमेंट, इसके लीडर थे सर सैयद अहमद खान। और दियोबंद मूवमेंट, जिसके लीडर कौन थे, राशिद अहमद गंगोई एंड कासिम नानूतावी। तो ये आपको याद करने हैं। उसके बाद ये MCQs के लिए जो इंपॉर्टेंट आप देखना है, अबॉलिशन ऑफ सती किसने की थी, लॉर्ड ऑफ विलियम बेंटिक, अभी हमने पढ़ा ऊपर। एफर्ट्स किसके थे इसमें, राजा राममोहन रॉय। विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट की जो विडो है उसकी रीमैरिज का एक्ट किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। एफर्ट्स किसके थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट की जो मैरिजेबल एज थी गर्ल्स की, वो रेस कर दी गई अप टू 12। उसके बाद ये आप एक बार देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और उसी में हम इस स्टोरी के साथ साथ ये भी देखेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी जो टाइमलाइन स्टार्ट होगी वो होगी 1885 से 1907। और इसके यहीं से स्टार्ट होगी 1885 से जो फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी है अपनी, मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए इसको स्टार्ट कैसे होता है, ये 1885 में A.O. ह्यूम किसकी फाउंडेशन रखते हैं, कांग्रेस की, कांग्रेस की फाउंडेशन रखते हैं। और ये इसको बनाया किस लिए गया था, ताकि जो इंडियंस हैं उनके ओपिनियन को रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। अब ये करते हैं स्टार्ट।
देखिए, पहला आता है मॉडरेट फेज 1885 से 1905। अब ये जो अर्ली ईयर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसको डोमिनेट कर रहे थे जो लीडर्स, उनको कहा जाता था मॉडरेट्स। अब ये मॉडरेट्स थे, ये ब्रिटिशर्स में बिलीव करते थे, उनकी जो जस्टिस थी, सेंस ऑफ जस्टिस, उसमें बिलीव रखते थे, ये ब्रिटिशर्स में बिलीव था इनका। और बस ये कुछ स्पेसिफिक रिफॉर्म्स मांगते थे। अब इनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो ये ब्रिटिश रूल को देखते थे एज बेनेवलेंट। बेनेवलेंट मतलब कि एज काम, पीसफुल, है ना। और मानते थे कि मॉडर्नाइज करने में इंडिया को ब्रिटिशर्स काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और इनके पॉलिटिकल मेथड क्या थे? 3 पीस। प्रेयर, पहले प्रेयर, फिर पिटीशन, फिर प्रोटेस्ट। और इनकी वीकनेस क्या थी कि ये कॉमन मासिस में अपना फेथ नहीं मानते थे। मतलब नहीं मानते थे कि अभी जो पीपल हैं इंडिया के, वो तैयार हैं एक साथ आके मास मूवमेंट करें और अपने लिए जो फ्रीडम है वो छीन सकें ब्रिटिशर्स से। अब की लीडर्स की बात करें मॉडरेट्स में, तो पहले दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ये क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार आता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी। तो इनकी बात करें तो इन्होंने बुक लिखी है, बुक पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। साथ में इसी बुक में इन्होंने समझाया है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी समझाती है कि किस तरह जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया को लूट कर रहे हैं और एज ए कंपनी बनकर आए थे, और अब एक तो कंट्रोल भी है इनका इस पे, और पूरी वेल्थ लूट करके वापस ले रहे हैं अपने ब्रिटेन में। और कुछ और इकोनॉमिक क्रिटिक्स की बात करें तो आर.सी. दत्त और डी.ई. वाचा। और इनकी जो मॉडरेटर्स थी, इनकी डिमांड की बात करें तो इनकी मेजर डिमांड्स थी। एक तो पॉलिटिकल डिमांड थी कि इंडियंस की ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें। सिविल राइट्स प्रोवाइड हो इंडियंस को, फ्री स्पीच और फ्री प्रेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स की बात करें तो जो एग्जीक्यूटिव है वो उसको जुडिशरी से सेपरेट करना। इकोनॉमिक की बात करें तो जो सॉल्ट टैक्स था, नमक बनाने पे जो टैक्स लगाया जाता था उस टाइम पर, उसको एबॉलिश। और साथ में जो इंडियन लेबरर्स बाहर अब्रॉड काम कर रहे हैं उनकी बेटर ट्रीटमेंट। अब उसके बाद राइज होता है एक्सट्रीमिस्ट का। मॉडरेट्स की बात किया, उसके बाद राइज होता है एक्सट्रीमिस्ट का। कब से? 1905 से। अब ये यंग ग्रुप था लीडर्स का, जिनका जो बैगिंग मेथड्स थे मॉडरेट्स की, जैसे प्रेयर, प्रोटेस्ट, है ना, ये 3 पीस वाला, उसमें से इनका फेथ बिल्कुल उठ चुका था और ये स्वराज चाहते थे, सेल्फ रूल। और ये एक्टिव रेजिस्टेंस में बिलीव करते थे कि खुद से कुछ प्रोटेस्ट करना, कुछ ऐसी मूवमेंट, एक्टिव रेजिस्टेंस में बिलीव करते थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। इसके की लीडर्स की बात करें तो एक तो आपको याद रखना है लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय कहाँ के? पंजाब से। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र। बिपिन चंद्र पाल बंगाल। और एक और थे अरविंदो घोष। ये की लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट के। अब इनकी जो रीज़न फॉर देयर राइज क्या था, एक्सट्रीमिस्ट का राइज, किस वजह से ये राइज हुए थे? देखिए, एक तो जो पहले मिथ होती थी कि जो वाइट पीपल हैं दे आर सुपीरियर, वो टूट चुका था। अब टूटा कैसे था कि जो यूथोपिया था उसने इटली को हरा दिया था, जापान ने रशियंस को हरा दिया था, और इससे प्रूव हो चुका था कि जो एशियंस हैं वो यूरोपियंस को डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो जो मिथ थी वाइट सुपीरियरिटी की, इसको तोड़ा, टूट चुकी थी ये। अब ब्रिटिश अनपॉपुलरिटी। अब जो बोयर वॉर्स थी उसमें काफ़ी सेटबैक्स आए थे ब्रिटिशर्स को। और लॉर्ड कर्जन की जो कुछ हार्श पॉलिसीज़ थी, जैसे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, जिसने जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर दिया था, काफ़ी गुस्से में ला दिया था। तो आपको ये याद करने जो मैंने हाईलाइट किया, जैसे लॉर्ड कर्जन की कौन सी पॉलिसीज़ थी जिससे एक्सट्रीमिस्ट राइज हुए? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट। अब उसके बाद बात करते हैं एक और जो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल ने थी वो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को जन्म दिया। अब इसमें किया गया था लॉर्ड कर्जन ने कि बंगाल को वीकन करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि जो बंगाल है वो उस टाइम पर नर्व सेंटर था इंडियन नेशनलिज्म का, भारतीय क्रांति का जो नर्व सेंटर था, मेन पार्ट था वो। तो उसको वीकन करने के लिए क्या किया उन्होंने? एक तो बंगालीज को मिनॉरिटी बना दिया। कैसे? देखिए, बंगाल था, उसके 2 पार्ट कर दिए, वेस्टर्न और ईस्टर्न। अब वेस्टर्न बंगाल में जो थे बंगाली ज़्यादा थे, तो वेस्टर्न बंगाल को जोड़ दिया बिहार और उड़ीसा के साथ।
अब यहाँ पे जो हिंदू मेजॉरिटी थी, और तभी वहाँ पे जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो मिनॉरिटी में आ गई इतने बड़े एरिया में। और वही जो ईस्टर्न बंगाल था जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उनको असम के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया, और जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई। तो इसी तरह उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब टाइमलाइन की बात करें तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस कब हुआ, जुलाई 1905। ये इफेक्ट में कब आया, अक्टूबर 16, 1905। अब इनिशियल प्रोटेस्ट में जो मॉडरेट लीडर्स थे जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा, अब इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर के थ्रू अपना डिससेटिस्फेक्शन शो किया। न्यूज़पेपर जैसे कि हिताबड़ी, संजीवनी और बंगाली। अब उसके बाद बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट की। स्वदेशी मूवमेंट जाने से पहले एक बार हम टाइमलाइन देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें साथ साथ टाइमलाइन भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। देखिए, बात की थी हमने मॉडरेट से, स्टार्ट हुई थी आईएनसी इनिशियल लीडर्स। वो ब्रिटिश रूल को एज बेनेवलेंट मानते थे। 3 पीस थे उनके, प्रेयर, पिटिशन, प्रोटेस्ट। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने। अपनी बुक कौन सी, ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और 2 इकोनॉमिक क्रिटिक्स कौन से, आरसी दत्त और डीई वाचा। डिमांड्स क्या थी मॉडरेट्स की, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो, जो लेबरर्स हैं फॉरेन में उनकी बेटर ट्रीटमेंट, फ्री प्रेस और फ्री स्पीच जो सिविल लिबर्टीज़ थी, और काउंसिल्स में इंडियंस की ग्रेटर पार्टिसिपेशन। और इनकी वीकनेस क्या थी कि इनका जो मासिस में फेथ बिल्कुल नहीं था। अब उसके बाद राइज होता है एक्सट्रीमिस्ट का। अब एक्सट्रीमिस्ट के मेन लीडर्स लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। एक्टिव रेजिस्टेंस में बिलीव करते थे। अब इनकी जो रीजंस क्या था राइज का, एक्सट्रीमिस्ट का जो मिथ थी कॉलोनियल सुपरियोरिटी की वाइट पीपल की, वो टूट चुकी थी। कैसे, इटली ने को हराया था यूथोपिया ने। बोयर वॉर्स में ब्रिटिश को सेटबैक्स लगे थे। जापान ने हराया था रशिया को। और एक को रीज़न था जो लॉर्ड कर्जन थे, उनके काफ़ी ज़्यादा हार्श पॉलिसीज, जैसे कि याद रखनी है आपको, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट और पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें तो डेट्स करा तो हमने वहाँ बात कर ली। देखिए किया क्या, इन्होंने बंगाली को मिनॉरिटी बना दिया, वेस्ट बंगाल को इनके साथ जोड़ दिया, यहाँ पे ओडिया स्पीकिंग, बिहारी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी ज़्यादा। जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहाँ को उनका अलग बना दिया, असम और ईस्ट बंगाल। अभी अनाउंस कब हुई थी, जुलाई 1905 में, और इफेक्ट कब आई, 16 अक्टूबर 1905। अब जो मॉडरेट लीडर थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, मतलब आउटक्राई की पार्टीशन के खिलाफ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और के मित्रा। अब इन्होंने किस तरह की, न्यूज़पेपर में बंगाली, संजीवनी, हिताबड़ी। अब क्या होता है कि इसी के रिस्पॉन्स में जो ये पार्टीशन हुआ बंगाल का, स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की गई। कौन सी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट। अब उसमें किस तरह आगे बढ़ेंगे वो भी हम बताएंगे आपको। पहले एक बार स्टोरी पढ़ लेते हैं, फिर हम दोबारा इस पर टाइमलाइन में वापस आएंगे, ठीक है। देखिए स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि जो प्रोटेस्ट था इसको मास मूवमेंट बनाया गया स्वदेशी नाम से। क्यों, यूजिंग इंडियन गुड्स। इसका क्या इन्होंने मेन मोटिव रखा, पहला तो कि जो ब्रिटिश गुड्स है उसको बाइकआउट करो और स्वदेशी गुड्स को प्रमोट करो। अब कुछ और भी चीज़ें इसमें हुई। एक तो कल्चरल रेजिस्टेंस हुआ। कल्चरल रेजिस्टेंस क्या हुआ, हमें पता था कि ये जो मूवमेंट लॉन्च हुई है ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उसके रिस्पॉन्स में लॉन्च हुई थी। तो कल्चरल रेजिस्टेंस में क्या किया, जो पीपल थे, लोग थे, उन्होंने एक दूसरे को राखीज बांधी। क्यों बांधी, एज अ सिंबल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि उनको बाइफरकेट कर दिया था, बंगाली पीपल को अलग कर दिया था, और जो मुस्लिम्स थे उनका अलग एक मेन बना दिया था, असम और जो ईस्ट बंगाल था। अब इसी टाइम पे सॉन्ग्स कौन से फेमस हुए थे, वंदे मातरम और रविंद्रनाथ टैगोर का अमर सोनार बांग्ला, जो आज के टाइम पर बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी है। अब जो मूवमेंट स्प्रेड कैसे हुई, तो बॉम्बे में इसको कौन लीड कर रहा था, तिलक। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। अजीत सिंह जो हैं ये अंकल हैं भगत सिंह के, इन्हीं को देख के भगत सिंह भी इन्फ्लुएंस होंगे। तो दिल्ली में कौन लीड कर रहे थे, सैयद हैदर रजा। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। अब कुछ कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी मूवमेंट, एक तो हो गया कि प्रोटेस्ट हो गया, बाइकआउट कर दिया, राखीज बांध दी। कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी जो एस्पेक्ट्स है उसकी बात करें तो एजुकेशन के टर्म में जो बंगाल नेशनल कॉलेज था उसको फाउंड किया गया, और प्रिंसिपल किसको बनाया गया, अरविंदो घोष को।
नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया 1906 में। अब इंडस्ट्री में बात करें, कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी में जो एस्पेक्ट इंडस्ट्री, तो जो चिदम्बरम पिल्लई थे उन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी सेटअप की टूटिकोरिन में। आर्ट में बात करें तो अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की जो तस्वीर थी उसको पेंट किया, और ये किससे इंस्पायर थी? अजंता और मुगल स्टाइल से। अब इसके बाद हो जाता है सूरत स्प्लिट। ठीक है, ये मेन कहानी में आप इसको पढ़ते जाइए। अब सूरत स्प्लिट क्या था, हम स्वदेशी मूवमेंट पढ़ी, तो सूरत स्प्लिट होता है 1907 में। अब हमें पता है कि कांग्रेस में दो फैक्शंस हो गए थे, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। अब इनमें काफ़ी डिफरेंस थे ओपिनियंस के कि किस तरह से मूवमेंट को चलाया जाए, जो स्वदेशी मूवमेंट हमने बात की ऊपर। तो इसी की वजह से, डिफरेंस की वजह से कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के बाद दो में बढ़ जाती है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाता है। अब देखिए इसकी शुरुआत कैसे होती है। देखिए 1905 में जो बनारस सेशन था कांग्रेस का, उसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे, प्रेसिडेंट कौन थे, उसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे? गोखले। और इसमें एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि जो बाइकॉट है हमारा स्वदेशी में, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर जो बाइकॉट है उसको बंगाल के बाहर भी ले जाया जाए, एक्सटेंड किया जाए। पर मॉडरेट्स इसको रेजिस्ट कर रहे थे, जो मॉडरेट्स लीडर्स थे। अब 1906 में जो कैलकाटा सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको कौन प्रिसाइड कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड ग्रैंड मैन भी जो कहा गया, हमने बात की ऊपर। तो पीस रखने के लिए जो स्वराज था उसको गोल मान लिया जाता है आईएनसी का, और 4 रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं इस सेशन में: स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन। अब उसके बाद होता है सूरत सेशन 1907, जिसमें स्प्लिट हो जाता है इन डिफरेंसेस की वजह से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। अब इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष, जो कि एक मॉडरेट लीडर थे। और इसी के चलते रिजल्ट आउटकम क्या होता है इसका सेशन का, कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अपने अपने रास्ते अलग कर देते हैं। और इसी सेशन से जो फेमस कोट्स हैं आपको याद रखने हैं। तिलक का फेमस कोट है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और अरबिंदो घोष का है, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ नेशन। अब इम्पैक्ट क्या होता है इसका? स्प्लिट के बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऑब्वियसली मॉडरेट्स के जो मेथड थे उनको पसंद थे, और मॉडरेट्स भी उनको बेनिवलेंट मानते थे ब्रिटिश रूल को। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एज ए रिजल्ट क्रैक डाउन कर दिया एक्सट्रीमिस्ट पे, एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन था उस पर क्रैक डाउन किया। और उसके क्या आउटकम हुए क्रैकडाउन के? जो तिलक थे उनको मांडलाई जेल में भेज दिया गया बर्मा फॉर 6 years फॉर सिडिशन। सिडिशन हो गया कि इनकरेज करना लोगों के, ताकि वो खिलाफ हो जाएं जो लॉफुल अथॉरिटी है उसके। और इसमें लॉफुल अथॉरिटी थी ब्रिटिश, तो उन पर सिडिशन के चार्जेस पे 6 साल के लिए बर्मा में भेज दिया मंडलाई जेल में, किसको? तिलक को। और जो अरबिंदो घोष और बीसी पाल थे वो उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। लाला लाजपत राय अब्रॉड चले गए। अब इसके बाद क्या होता है कि अब ऑब्वियसली मासिस को खुश करना था, मॉडरेट्स को खुश करना था, तो इसके लिए 1909 में ब्रिटिशर्स लाते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स टू पैसिफाई द मॉडरेट्स, मॉडरेट्स को खुश करने के लिए। तो एक बार हम पहले इसकी टाइमलाइन देखेंगे। कहाँ से हमने छोड़ा था? स्वदेशी मूवमेंट से करा था हमने, है ना? तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट से अगर बात करें तो जो प्रोटेस्ट हो रहे थे स्वदेशी मूवमेंट, ये किसके चलते हो रही थी? जो बंगाल का पार्टीशन हुआ। अब इसमें टाइड राखी, कल्चरल जो इनके एस्पेक्ट थे प्रोटेस्ट के। सॉन्ग्स कौन से थे इस टाइम पर? वंदे मातरम और अमर सोनार बांग्ला। ये कहाँ कहाँ स्प्रेड हुई, किस किसने की? बॉम्बे में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय और अजित सिंह, ये पढ़ा हमने सारा। दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। अब उसके बाद बात करें तो 1905 में जो बनारस सेशन हुआ, गोखले उसमें प्रेसिडेंट थे, प्रेसाइड कर रहे थे। तो उन्होंने बंगाल का पार्टीशन को कंडेम किया, जो एंटी पार्टीशन था, और स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल को अप्रूव कर दिया इसमें। और इसी में जो डिमांड्स थी एक्सट्रीमिस्ट की, तो एक्सटेंड करना चाहिए मूवमेंट को, जो फॉरेन गुड्स हैं उनको और बाइकआउट करना चाहिए, और मास स्ट्रगल लॉन्च करना चाहिए। पर इनको मॉडरेट्स इस वाले में नहीं माने थे, यहीं से डिफरेंसेस भी स्टार्ट हुए थे काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद 1906 वाला सेशन जो हमने बात की थी, दादा भाई नौरोजी थे इसमें प्रेसिडेंट। 4 रेजोल्यूशन इसमें पास किए टू मेंटेन द पीस: स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन। और ये आपको पॉइंट नोट करना एक्स्ट्रा,
कि इसी सेशन में फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने स्वराज अपना गोल डिक्लेयर किया था और इसमें तिलक ने कहा भी था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उसके बाद अरबिंदो घोष, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ बर्थ ऑफ नेशन। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि स्टोरी जो मैंने आपको बताई ना पूरी, उसके बाद आपको बार बार स्टोरी नहीं पढ़नी है, मेन आपको इस पर फोकस करना है, इन पॉइंट्स पे, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें आपको एडिशनल मिलेंगे, ज़्यादा बेटर स्ट्रक्चर्ड है। वो स्टोरी तो इस पर है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी मिले। अब 1907 में सूरत वाला जो सेशन हुआ रासबिहारी घोष, इसमें एक्चुअल स्प्लिट हो गया और वेज जो उनके थे वो पार्ट हो गए, अलग अलग हो गए। अब इसमें कुछ एडिशनल है कि जो वॉलंटियर कॉर्प्स समितिज बनी इंडिविजुअल, जैसे अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेश बांधव समिति इन बरिसल, स्वदेशी संगम बाय वीओ चिदम्बरम पिलाई एंड सुब्रमण्यम शिवा इन तमिलनाडु। तो एडिशनल इन्फो आपको याद करनी है। अब तिलक ने क्या किया, तिलक ने गणपति और शिवाजी महाराज के जो फेस्टिवल्स थे उसको रिवाइव किया ताकि एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म जागे लोगों में। आत्मशक्ति, आत्मशक्ति क्या थी, ये सेंट्रल थीम थी स्वदेशी मूवमेंट की, सेल्फ सफिशिएंट आत्मशक्ति। अब एजुकेशन की बात की थी तो बंगाल कॉलेज, उसके जो प्रिंसिपल या चेयरमैन अरविंदो घोष। फिर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन 1906 में सेटअप किया गया। वीओ चिदम्बरम पिल्लाई, इन्होंने ये सेटअप किया इंडस्ट्रियल उसके अंडर एस्पेक्ट के अंदर, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। सॉन्ग्स ये वाले हमने बात की थी। आर्ट में ये भारत माता की जो तस्वीर बनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, फ्रॉम नेटिव पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ अजंता मुगल एंड राजपूत ऑल्सो, उसमें मेंशन नहीं था स्टोरी में। तो एक बार आप स्टोरी देख रहे हैं तो साथ साथ में या तो आप इसको डायरेक्ट रीड कीजिए या फिर स्टोरी करके इस पर आप फोकस कीजिए। अब उसके बाद पैसिफाई करने के लिए मॉडरेट्स को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स का अनाउंस किया जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे 1909 के, ये ब्रिटिशर्स के मेजर्स थे जिससे उन्होंने लिमिटेड इंडियन पार्टिसिपेशन स्टार्ट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, और एस्टैब्लिश की थी सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रेट्स, किसके लिए, मुस्लिम मासिस के लिए। उसको बनाया किसने था, जॉन मॉर्ले एंड लॉर्ड मिंटो, इसलिए इसको कहा जाता है मॉर्ले एंड मिंटो रिफॉर्म्स। अब फेट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, क्रैकडाउन हुआ उन पर, ये हमने बात की। तिलक को सिडिशन के लिए ट्राई किया और 6 साल के लिए प्रिजन में भेजा गया। अरविंदो घोष और बीसी पॉल ने रिटायरमेंट ले ली एक्टिव पॉलिटिक्स से और लाला लाजपत राय अब्रॉड चले गए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। और देखिए अब सेकंड जो फेज है ये है रेवोल्यूशनरी फेज, 1907 से 1917। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बात यहाँ से। पहले स्टोरी पे एक नज़र रखते हैं। देखिए इसमें स्टोरी यहाँ तक जाएगी, फिर उसका गांधी नहर आ जाएगा, वो काफ़ी लंबा है पर वो इंटरेस्टिंग है। तो बात करते हैं इसकी। देखिए जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वाला फेज स्टार्ट होता है एकलो चलो रे। एकलो चलो रे एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1905, और इसको लिखा गया था जो पीक थी स्वदेशी मूवमेंट पे, उसमें लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर में। और उसी टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट से ही मार्क होती है बिगनिंग ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्रीडम मूवमेंट बंगाल में। देखिए कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट जो थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, स्वदेशी मूवमेंट, उसे वो ऑब्वियसली डिक्लाइन हो चुकी थी, सप्रेस हो गई थी वो, है ना, उसका कोई आउटकम नहीं था। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ले आए, एक्सट्रीमिस्ट पे क्रैकडाउन कर दिया। तो इसका ये था कि मॉडरेट्स की लीडरशिप तो ऑब्वियसली फेल हो चुकी थी रिजल्ट देने में, और जो यंगर जनरेशन थी जिनका सपना कहीं हद तक था स्वराज का, अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी इससे। और उनका मानना था कि जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं ये कोई इनफ नहीं है इसके लिए, और जो फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स, ताकत को रोकने के लिए ताकत यूज करनी पड़ेगी। और इसी से किसका राइज होता है, कल्ट, प्रिंसिपल ऑफ कल्ट ऑफ द बॉम्ब। इसका मतलब है कि इसमें इंडिविजुअल हीरोइक एक्ट्स होने लगे कि अकेले लोग, एक छोटा ग्रुप जो था वो कुछ एक्टिविटी ऐसी करने लगा, जैसे कहीं कुछ मर्डर्स होने लगे, असैसिनेशंस, कहीं बॉम्ब्स होने लगे, है ना। तो वैसा कुछ करने लगे ताकि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके अंदर टेरर लाया जाए। अब इसकी हम बात करेंगे आगे कि हर किस जगह क्या स्टार्ट हुआ, क्या ओपन हुआ और क्या क्या हुआ उसमें। अब महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, द पीनियर्स महाराष्ट्र, स्टार्टिंग यहाँ से होती है।
तो पहली बात करते हैं वसुदेव बलवंत फाड़के की। तो इनको फर्स्ट रेवोल्यूशनरी कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट रेवोल्यूशनरी कौन है? वसुदेव बलवंत फाड़के। अब इन्होंने एक सीक्रेट ग्रुप बनाया था रमोसिस का, बॉम्बे में 1979 में। अब अगली बात करते हैं चापेकर ब्रदर्स की, जिसमें कौन कौन से ब्रदर्स थे? दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। अब इन्होंने क्या किया था? असैसिनेशन किया था, मार दिया था किसको? जो अनपॉपुलर ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर थे रैंड एंड हिज लेफ्टिनेंट अरेस्ट इन पुणे। उसके बाद बात करते हैं एक और फेमस अभिनव भारत। अभी स्टार्टिंग में तो इसका नाम मित्र मेला था, उसको स्टार्ट किया था वीर सावरकर, जो वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने, और बाद में 1904 में इसका नाम कर दिया गया अभिनव भारत। उसके बाद बात करते हैं नासिक जो कंस्पिरेसी थी 1909। अब नासिक कंस्पिरेसी में एक मेंबर थे ग्रुप के अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। अब इन्होंने क्या किया? जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे ना नासिक के, AMT जैक्सन, उनको गोली मार दी थी, शॉट डेड। अब बंगाल की बात करें तो वो ऑब्वियसली हमेशा से हॉट बेड ऑफ रेवोल्यूशन था और इस टाइम भी था। तो इस टाइम भी बंगाल जो था वो मेन सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बन गया। अब पहली समिति की इसमें बात करें तो अनुशीलन समिति। इसको फाउंड किसने किया था? प्रमोथा मित्तर ने। और इसका क्या काम था? ये ट्रेन कर रहे थे यूथ्स को, जो यूथ थे वहाँ के यंग पॉपुलेशन, उसको ट्रेन कर रहे थे किसमें? बॉक्सिंग और रेसलिंग में। देखिए नेक्स्ट बात करें युगांतर ग्रुप की। तो युगांतर ग्रुप को लीड कौन कर रहे थे? वरिंद्र कुमार घोष, जो कि अरविंदो घोष के ब्रदर थे, और साथ में भूपेंद्र नाथ दत्ता। और इनकी क्या था मेन की? टू अचीव इंडिपेंडेंस थ्रू मीन्स ऑफ वायलेंस, प्रोपोगेंडा बाय डीड। इसमें बॉम्ब मेकिंग जैसे कि हो गया, तो वायलेंस के मोटिव से ये यूज़ करके इंडिपेंडेंस गेन करने का इनका मेन वो था। मुजफ्फरपुर इंसिडेंट 1908। तो इसमें क्या होता है कि दो यंग रेवोल्यूशनरीज खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये एक बॉम्ब फेंकते हैं। कहाँ पर? एक कैरेज जा रहा था, जिसको उन्होंने माना कि ये जो अनपॉपुलर जज है किंग्सफोर्ड, वो उसमें बैठे हुए हैं। पर उस दिन क्या हुआ था? किंग्सफोर्ड ने अपना जो कैरेज था वो दिया था जाने को दो ब्रिटिश लेडीज़ को, मिसिस एंड मिस कैनेडी, और उसी की वजह से वो मर जाते हैं। और इसी के आउटकम में जो प्रफुल्ल थे उन्होंने अपने आप को गोली मार ली, और जो खुदीराम बोस थे उनको बाद में पकड़ लिया जाता है और हैंग टू डेथ किया जाता है। अगली बात करते हैं अलीपुर कंस्पिरेसी केस 1908। इसको हम मनिकतोला बॉम्ब कंस्पिरेसी भी कहते हैं। इसमें जो पुलिस थी उसने ग्रुप के जो हेडक्वार्टर्स थे उसको रेड किया, और वहाँ से वरिंद्र घोष और अरविंदो घोष को अरेस्ट किया था इसी के बाद। इसके बाद बात करें भागा जतिन की, जिसे जतिंद्र नाथ मुखर्जी भी कहते हैं। सो ही ट्राई टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड इंसरेक्शन, कि एक आर्म्ड इन्होंने ग्रुप राइज किया था विद जर्मन्स, किसके दौरान? वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, और इसे हम जिमरमैन प्लान भी कहते हैं। और ही डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश पुलिस इन द बैटल ऑफ बालासोर। अब पंजाब और दिल्ली में बात करें तो लीडर्स लाइक अजित सिंह, जो भगत सिंह के अंकल थे, और लाला लाजपत राय ने प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। और अजित सिंह ने पब्लिश की थी जर्नल कौन सी? भारत माता। दिल्ली कंस्पिरेसी केस की बात करें 1912, तो इसके मास्टरमाइंड्स कौन थे? राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल। और इंसिडेंट्स की बात करें तो इन्होंने एक बॉम्ब थ्रो किया था किस पर? जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंज, वो दिल्ली में एंटर कर रहे थे उस टाइम की न्यू कैपिटल पे अपने एलिफेंट में, तो उसको इंजर्ड कर गया था ये बॉम्ब, पर वो बच गया था। इसी में राज बिहारी बोस थे वो एस्केप कर गए टू जापान। अब कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो इंडिया से बाहर अब्रॉड हो रही थी, और वो रेवोल्यूशनरी कहाँ से ऑपरेट कर रहे थे? जो फ्री कंट्रीज़ थी, जैसे US हो गया, तो बाकी सारी काफ़ी एग्जांपल जैसे फ्रांस हो गया, वहाँ पे, ताकि वो सपोर्ट गैदर कर सकें आर्म्स और अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकें। तो कुछ जो ये इंसिडेंट्स बताता हूँ आपको। जैसे लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने फाउंड की थी वहाँ पे इंडियन होम रूल सोसाइटी, या फिर एंड इंडियन हाउस, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। और उन्होंने पब्लिश जर्नल की थी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। और लंदन में मदन लाल ढींगरा ने असैसिनेट कर दिया था कर्जन वाइली को, जो एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे 1909 में। अब बात करें फ्रांस में, तो पेरिस में मैडम बिकाजी कामा ने वहाँ पे ऑपरेट कर रही थी, और वहाँ पे उन्होंने पब्लिश किया था पेपर वंदे मातरम।
बर्लिन की बात करें जर्मनी में तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने ही सॉट जर्मन हेल्प फॉर द इंडियन कॉज। अब यूएसए और कनाडा में बात करें तो एक फेमस चीज़ द गदर पार्टी। अब ये कहाँ पे फाउंडेड थी? सैन फ्रांसिस्को में, जो इसका हेडक्वार्टर्स भी था। इसमें लीडर्स कौन एसोसिएटेड थे गदर पार्टी, जो आपको याद रखनी है? लाला हरदयाल, सोहन सिंह बाखना एंड तारकनाथ दास। और इनका गोल था कि एक ऑर्गेनाइज करेंगे रेबेलियन इंडिया में, किसके अमंग? जो ब्रिटिश आर्मी के 6 सोल्जर्स थे। और इसी में जो द गदर पार्टी थी, ये एक वीकली पेपर निकालती थी, द गदर। तो पहले हम इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं, फिर इसके बाद मूव करेंगे गांधी नहरा पे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है एक लो चलो, हमें पता है एक पेट्रियोटिक सॉन्ग है ना, जो स्टार्ट करते, जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर जो पीक पे थी स्वदेशी मूवमेंट, तो तब था। और उस टाइम पे काफ़ी इमोशनल सॉन्ग था ये, उस टाइम पे मासिस को इंटीग्रेट किया था इसने, और इसी ने स्टार्ट की थी बंगाल में, जो स्वदेशी मूवमेंट से स्टार्ट हुई थी, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फर्स्ट फेज। अब द कल्ट ऑफ बॉम्ब प्रिंसिपल, हमें पता है कि जो फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स, की जो ताकत है उसके लिए ताकत लगानी पड़ेगी रोकने के लिए, और इंडिविजुअल हीरोइक एक्ट्स शुरू हो गए थे, ताकि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनके अंदर एक टेरर क्रिएट कर सकें। सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म हो गई थी। फर्स्ट वन जो स्टार्ट हुई थी और जिसे फर्स्ट हम रेवोल्यूशनरी भी कहते हैं, वासुदेव बलवंत फाड़के, जो बॉम्बे में। फिर चापेकर ब्रदर्स की व्यायाम मंडल बाय वी.डी. सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश सावरकर, अभिनव भारत 1904 में। वैसे ही जनेंद्र नाथ बासु की इन बंगाल 1902 में। अनुशीलन समिति बंगाल में, प्रमोथा मित्तर एंड बरिंद्र कुमार घोष। उसके बाद युगांतर, जो वायलेंस में करके बॉम्ब मेकिंग से वो कर रहे थे, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता। अब दिल्ली में और यूपी में राज बिहारी बोस, बनारस में सचिन सान्याल एंड सुंदरलाल, पंजाब में अजित सिंह एंड लाला लाजपत राय। और ये जनरल भारत माता अजित सिंह जो पब्लिश करते थे, और ये पंजाबी थी लाला लाजपत राय की। अब ये जो पोस्ट पार्टीशन वायलेंस जो रेवोल्यूशनरीज ने किया, देखिए एक तो बात करें पहले जनरल्स की, युगांतर एंड संगा इन बंगाल, काल इन महाराष्ट्र। फिर ढाका 1907 में बात की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो एलन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनकी असैसिनेशन। 1908 मुजफ्फरपुर, यह देख सकते हैं हमने सारे यहाँ से कवर किए हुए पहले के, ये कुछ नहीं है। मुजफ्फरनगर, अनुशीलन समिति, अलीपुर कंस्पिरेसी केस, जो बॉम्बे जो बॉम्ब किया था, तो ये सारे इसमें कवर है। नासिक, लंदन में जो मदन लाल ढींगरा ने असैसिनेट किया कर्जन वाइली को 1912 में। फिर बात करें जैसे कि दिल्ली 1912 में दिल्ली कंस्पिरेसी वाला हमने पढ़ा कि राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने बॉम्ब करने की कोशिश की लॉर्ड हार्डिंज को, और उसके बाद जो राज बिहारी बोस थे वो एस्केप कर जाते हैं जापान में। वैसे ही जो जतिंद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें भागा जतिन भी कहते हैं, उन्होंने जर्मनी की हेल्प ली फॉर इंसरक्शन, और इसी में बैटल ऑफ पालासोर की बात की हमने, जिसमें ब्रिटिश और जतिन कैंप में बैटल होती है, और जो जतिंद्र नाथ मुखर्जी है वो उनकी डेथ हो जाती है उसमें। तो ये एक्टिविटीज़ फ्रॉम अब्रॉड की बात की हमने। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने फाउंड की इंडियन होम रूल सोसाइटी एंड इंडियन हाउस, जो कि सेंटर था फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, और जनरल कौन सी थी उनकी? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। पेरिस में मैडम बिकाजी कामा, पेपर कौन सा पब्लिश किया? वंदे मातरम। बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, गदर मूवमेंट की जो हमने बात की। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, जनरल जो वीकली गदर, और इनका जो प्री गदर के जो लीडर थे, जिनके दो के फेमस स्वदेश सेवक होम और यूनाइटेड इंडिया हाउस, और इसी से बाद में गदर जो पार्टी है वो फॉर्म होती है। और इनके लीडर कौन थे मेन? लाला हरदयाल। और इनका हम वो भी पता चल गया कि इसका मेन था कि जो सिख्स होंगे ब्रिटिश आर्मी में, वहाँ उनसे एक रिबेलियन इंडिया में करवाना। तो ये हो गया कवर, इसमें हमने स्टोरी लाइन देखी, टाइमलाइन देख ली। अब इसके बाद आते हैं हम गांधी नहरा पे। गांधी नहरा स्टार्ट होगा वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट से, जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रही होगी तो वहाँ से, और ये कहाँ पे एंड होगा? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो चलिए गांधी नहरा की बात स्टार्ट करते हैं। ये इसको हम पहले पूरी इसकी स्टोरी रीड करेंगे पूरा टाइमलाइन पे, फिर हम बात करेंगे जो स्पेसिफिक इन्फो होगी, ठीक है, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है? वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 का बैकड्रॉप जब आता है, अब क्या होता है इसमें
कि देखिए वर्ल्ड वॉर चल रही थी और इंडिया ने सपोर्ट प्रोवाइड किया था। कैसे? अपने 1 मिलियन से ज़्यादा जो अपने ट्रूप्स थे वो भेजे थे, जिनकी काफ़ी जो हैवी कैजुअल्टीज़, हैवी डेथ्स हुई थी उनकी। और इंडिया को कहीं न कहीं होप थी कि कुछ पॉलिटिकल कंसेशंस तो मिलेंगे, कुछ फ़ायदे तो पॉलिटिकली मिलेंगे, चाहे हमें डोमिनियन स्टेटस देंगे या कुछ भी उस टाइम पर जो कंसेशंस पॉलिटिकल मिल सकते हैं, वो नहीं मिले गए। और उल्टा जो वॉर के बाद जो टाइम आया उसमें काफ़ी ज़्यादा रिसेशन था, प्राइसेस काफ़ी राइज़ कर गए, नौकरियां बिल्कुल ख़त्म और टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए। तो उसी के बाद जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। पहले ये इनके बारे में कमेंट्री याद रखिए कि जो तिलक थे उन्होंने कहा था इट इज़ अ सनलेस डॉन, सुबह है पर बिना सूरज की। उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट 1919। अब ये जितने एक्ट्स हैं ना, लास्ट में सारे मैं आपको समराइज़ कराऊंगा, सारे रिवाइज कराऊंगा, एक मैंने बनाया इसके लिए भी। तो जो ये रॉलेट एक्ट था ये किस लिए था? टू सप्रेस द अनरेस्ट, कि मतलब जो अनरेस्ट था, प्रोटेस्ट हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स में, तो उसके लिए ब्रिटिश ने पास किया रॉलेट एक्ट, जिसने उनको 3 ड्रैकोनियन पावर्स दी, खूंखार ताकतें दी 3। पहले तो वो किसी को भी अरेस्ट करेंगे विदाउट वारंट, किसी को भी इनडेफिनिट डिटेंशन देंगे, कोई ट्रायल नहीं होगा उसका, और ट्रायल हुआ भी तो कोई ज्यूरी नहीं होगी। ज्यूरी होती है ना, ग्रुप ऑफ पीपल जो डिसीजन लेते हैं, उनकी ज्यूरी नहीं होगी, डायरेक्ट ट्रायल होगा। अब जो गांधी जी जब अफ्रीका में थे, अब उसके बाद वो इंडिया रिटर्न आते हैं, और आते ही वो सीधा कांग्रेस ज्वाइन नहीं करते या कोई मूवमेंट का पार्ट नहीं बनते। वो स्टार्टिंग में अपने मेथड्स को टेस्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए वो 3 अर्ली सत्याग्रह में पार्ट लेते हैं। अब वो लोकल डिस्प्यूट्स थे, उनके बारे में बात करते हैं बारी बारी। पहला था चंपारण डिस्प्यूट 1970। इसे हम फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया भी कहते हैं, आपको याद रखना है। फर्स्ट डिसोबीडियंस इन इंडिया कहाँ पे था? चंपारण में। अब इसमें क्या थे, जो गांधी जी थे, अब वहाँ पे इंडिगो फार्मर्स थे। अब इंडिगो फार्मर्स थे, उन पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिस्टम्स थे वहाँ पे, जैसे कि दिन कटिया सिस्टम था, उनको फोर्स इंडिगो उगाना पड़ता था। पर जब बाहर से जर्मन डाइज आ गई ना, तो इनकी डिमांड कम हो गई, पर इनको फिर भी उगाना पड़ रहा था और कोई खरीद नहीं रहा था, काफ़ी लॉसेस हो रहे थे। तो इसमें गांधी जी इंटरवीन करते हैं इन इंडिगो फार्मर्स के लिए, और उनके साथ कौन कौन से लीडर्स थे? राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी, दो जो मेन नेम्स हैं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ इस इंटरवेंशन का? कि जो तिनकटिया सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया गया और फार्मर्स को कंपेंसेशन दिया गया। फिर बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। तो उस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे ना प्लेग फैला हुआ था, है ना, तो वो इंडिया में भी आया हुआ था। तो जो मिल वर्कर्स थे उनकी डिमांड थी कि उनको कुछ प्लेग बोनस दिया जाए, जो उनको मिलता था प्लेग पे, पर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो इसी डिस्प्यूट पे गांधी जी ने उनकी तरफ से ये फर्स्ट जो उनका पहला फास्ट था अनटू डेथ वाला, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था, वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के टाइम किया था। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो उनकी वेजिस थी वर्कर्स की जो काम कर रहे थे उस टाइम, उनको 35% का हाइक मिला, इंक्रीज मिला। फिर बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918। तो क्या हुआ वहाँ पर खेड़ा में कि ड्रॉट और क्रॉप फेलियर की वजह से, सूखा और जो फसलें खराब हो गई, उसकी वजह से जो फार्मर्स थे वहाँ के वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। तो गांधी जी और उनके साथ सरदार पटेल ने भी ज्वाइन किया यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह में। और एक तरह से ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन एक्सपेरिमेंट था, और इसी पे जो गवर्नमेंट थी वो एग्रीड हो गई, और जो पुअर फार्मर्स थे उनसे टैक्स कलेक्शन को सस्पेंड कर दिया गया। अब अगला बात करते हैं जलियांवाला बाग और नॉन कोऑपरेशन की। अब हमें पता है कि रॉलेट सत्याग्रह, जो रॉलेट एक्ट लगाया, तो उसके खिलाफ सत्याग्रह चल रहा था। और इन 3 टेस्ट्स के बाद गांधी जी जो है नेशनल पॉलिटिक्स में आ गए। तो इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक नेशन वाइड हड़ताल अनाउंस की कि ऑर्गेनाइज होगी 6 अप्रैल को ये हड़ताल होगी, और पंजाब इसका मेन एपी सेंटर बना। अब होता क्या है कि कुछ लीडर्स ना, जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको डिपोर्ट किया जा रहा था, और इन्हीं की प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, वहाँ पे एक पीसफुल गैदरिंग रखी जाती है अप्रैल 13 को, जो बैसाखी का भी दिन था। और उसी दिन जनरल डायर ने इस पीसफुल गैदरिंग पे ओपन फायर करता है और सभी लोगों को मार दिया जाता है। अब इसके रिएक्शन की बात करें
तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको नाइटहुड मिली हुई थी ब्रिटिशर्स की तरफ से, उसको उन्होंने वापस कर दिया। गांधी जी को किताब मिला था केसरे हिंद, उसको उन्होंने वापस कर दिया, आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया। और जो हंटर कमेटी थी जो बनाई गई थी इसको रिव्यू करने के लिए, उसने डायर को कंडेम तो किया उसके एक्ट को, पर कोई पेनलाइज नहीं किया, उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई। अब अगली बात करते हैं खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920। तो जो जलियांवाला बाग में हुआ उसके चलते जो गांधी जी थे उन्होंने एक मास मूवमेंट लॉन्च की। अब इस जो जलियांवाला बाग में हुआ उस पे बेसिस पे और एक खिलाफत इशू चल रहा था। उसमें क्या था, जो मुस्लिम्स थे देश के वो काफ़ी एंग्री थे। क्यों? जो खलीफा की पोजीशन थी टर्की में उसकी ट्रीटमेंट से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में इनको वादा किया था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा मुस्लिम्स को कि जो खलीफा की पोजीशन है उसको टच नहीं किया जाएगा टर्की में, पर बाद में हटा दिया गया था। तो इसी पे जो खिलाफत इशू था उस पे और इसको मिलाकर खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने लॉन्च किया। अब इसको लॉन्च कैसे किया था, देखिए जो अप्रूव हुई थी ना वो हुई थी स्पेशल सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा वाला सितंबर 1920, और रेटिफाइड कब हुई थी ये नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 वाला, ये आपको याद रखना है। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, अब इसमें क्या क्या था देखिए, एक तो था बाइकआउट ऑफ स्कूल्स कोर्ट्स और जो फॉरेन क्लोथ्स थे, प्रमोशन ऑफ खादी और नेशनल स्कूल्स लाइक जामिया मिलिया एंड काशी विद्यापीठ, और भी नाम थे मैं आपको आगे बताऊंगा टाइमलाइन में वो। अब ये स्प्रेड कैसे हुई देखिए, इट स्पार्क्ड रीजनल रिवॉल्ट्स, इसकी वजह से रीजनल रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए, जैसे अवध किसान मूवमेंट, एकता मूवमेंट, मोपला रिवॉल्ट और अकाली मूवमेंट पंजाब में, ये आपको याद रखने ना। अब ये एंड कैसे हो गई, अब एंड इसलिए हो गई क्योंकि जो काफ़ी ज़्यादा वायलेंस शुरू हो गई थी, और जो लास्ट नेल इन द कॉफिन था वो था चोरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ वायलेंस का, जिसमें लोगों ने भीड़ ने मिलकर पुलिस स्टेशन जला दिया था, और इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को हॉल्ट कर दिया, और इसी को गांधी जी ने कहा हिमालयन ब्लंडर भी, इसी चोरी चौरा इंसिडेंट को। और ये कब बंद की? 4 फेब 1922 में। अब बात करते हैं स्वराजिस्ट्स एंड साइमन कमीशन की। तो इसके बाद क्या होता है, जब गांधी जी चोरी चौरा मूवमेंट के बाद बंद कर देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, तो गांधी जी को जेल किया जाता है 1922 में। और इसी पे बाद कांग्रेस जो है ना स्प्लिट कर जाती है स्ट्रैटेजी में, डिफरेंसेस आ जाते हैं स्ट्रैटेजी में। अब किस में स्प्लिट कर गई थी? पहला वाला तो हमें पता है, वो जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट किया था स्टार्टिंग में। अब किस में कर जाती है? एक थे नो चेंजर्स और एक थे स्वराजिस्ट। अब नो चेंजर्स में थे जैसे कि राजेंद्र प्रसाद पटेल और सी राजगोपालाचारी, जो फोकस करना चाहते थे कंस्ट्रक्टिव वर्क पे, जैसे कि आश्रम्स, खादी, अनटचेबिलिटी को रिमूव करना। और दूसरे थे स्वराजिस्ट जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ये बाइकॉट को एंड करना चाहते थे और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर जाते थे थ्रू इलेक्शंस। अब हुआ क्या, जो स्वराजिस्ट थे जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे वो अपनी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाते हैं और 1923 के इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं। और इस इलेक्शन में 141 में से ये 42 सीट्स जीत जाते हैं, सेंट्रल सीट्स, सेंट्रल जो इलेक्शन था उसमें। और इनकी बिगेस्ट विन ये थी कि इन्होंने काउंसिल में रहकर जो पब्लिक सेफ्टी बिल था 1928 वाला, उसको मतलब वो रिमूव करवा दिया था। और एक और चीज़ थी, विट्ठल भाई पटेल फर्स्ट इंडियन स्पीकर बने। तो ये जो इन्फो मैंने हाईलाइट किया आपको याद रखनी है। अब उसके बाद क्या होता है कि अब 1919 एक्ट जब आया था, अब वो एक्सप्लेन करूँगा मैं क्या था उसमें। ये था कि प्रोविंसेस में डायर की होगी और बाय कैमरल लेजिस्लेशन होगी सेंटर में। अब वो 10 साल के लिए थी। अब उसी को रिव्यू करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन आती है। अब साइमन कमीशन ऑल वाइट पैनल था, मतलब सारे जो ब्रिटिश के लोग थे वही थे उसमें। अब इसी से आउटरीच हो गया कि सभी बाहर के ब्रिटिशर्स हैं, एक भी इंडियन इसमें इंक्लूड नहीं किया गया साइमन कमीशन में, और इससे आउटरीच हो गई। और मद्रास सेशन जो 1927 का था जिसको प्रिसाइड कर रहे थे M.A. अंसारी, तो कांग्रेस बोलती है कि हम इसको बाइकआउट कर देंगे। और इसी को देखा देखी में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों इसको बाइकआउट कर देते हैं साइमन कमीशन को। और साइमन कमीशन में जो नारा लग रहा था, गो बैक साइमन गो बैक। और इसी में एक चीज़ इंसिडेंट हो जाती है ट्रेजेडी, कि जो लाला लाजपत राय थे
वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके खिलाफ लाहौर में, और उन पर लाठी चार्ज होता है और वो ही सकम टू हिज इंजरीज। अब इसके बाद आता है नेहरू रिपोर्ट और कम्युनल थ्रिफ्ट्स। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है, ये लेड की थी मोतीलाल नेहरू ने। अब इसमें क्या होता है कि जो लॉर्ड बेरिंगटन हेड थे ना, उन्होंने वो चैलेंज करते हैं कि इंडियंस को कि अपने लिए एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके बताओ। तो इसी चैलेंज पे मोतीलाल नेहरू एक पहले तो एक ऑल पार्टी जो कमेटी वो मीटिंग होती है, उसमें एक कमेटी सेटअप होती है जिसको लेड करते हैं मोतीलाल नेहरू। अब इस जो कमेटी में जो रिपोर्ट तैयार होती है, नेहरू रिपोर्ट इसे कहते हैं, उसके की प्रपोजल्स क्या आते हैं? डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि इंडिया सेल्फ रूल तो करेगा बट अंडर सम अथॉरिटी, और अथॉरिटी कौन सी होंगी? ब्रिटिश। जॉइंट इलेक्टोरेट्स हो गए कि मतलब जो वोटिंग होगी ना वो इलेक्टोरेट्स की। अब वो इलेक्टोरेट्स जो होंगे वो सिंगल होंगे, जॉइंट होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। जैसे मुस्लिम्स के लिए अलग, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग, और जो अलग होते हैं ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उनमें वोट भी वही कर सकते हैं। फिर जैसे मुस्लिम्स वाले में मुस्लिम्स ही कर सकते हैं। जॉइंट में कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और कोई भी वोट कर सकता है। और प्रोविंसेस किस बेसिस पे बनेंगे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे डिफरेंट प्रोविंसेस का प्रपोज किया गया, और फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने की बात की गई, जैसे राइट टू स्पीच। तो अब इसी पर क्या होता है कि जो डोमिनेंट स्टेटस वाली बात थी उस पर रिफ्ट हो जाता है किसका? जो यंग लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि इनका डिमांड था पूर्ण स्वराज का, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। तो इसकी वजह से इंटरनल रिफ्ट हो जाता है। और ये इंटरनल रिफ्ट जो हुआ ये कमेटी में ही हो गया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी भी थे इस कमेटी के। इसको ऐड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। अब मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था इस पर? तो मुस्लिम लीग का ये रिएक्शन आता है, वो दिल्ली प्रपोजल रखते हैं 1927। अब जो मुस्लिम लीडर्स थे वो मान जाते हैं इस बात को कि जो जॉइंट इलेक्टोरेट हम मान जाएंगे, पर उनको चाहिए था कि 1/3 सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाएं सेंटर में, और न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बनाया जाए। और जिन्ना जो हैं 14 पॉइंट्स अपने रखते हैं आगे, और जब नेहरू रिपोर्ट इन पॉइंट्स को नहीं एक्सेप्ट करती है तो जिन्ना इसको रिजेक्ट कर देते हैं रिपोर्ट को। अब बात करते हैं कलकत्ता सेशन 1928। तो कांग्रेस जो है वो नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी उसको अप्रूव कर देते हैं, और ब्रिटिश को 1 साल का अल्टीमेटम दिया जाता है कि यहाँ तो ये डोमिनियन स्टेटस दे दे बाय दिसंबर 1929, यहाँ तो कांग्रेस लॉन्च करेगी फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, सीधा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज और लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इवेंट्स को पहले 1929 में देखिए। रेवोल्यूशनरी एक्ट, जो भगत सिंह और जो बटुकेश्वर दत्त थे, बीके दत्त, वो एक बॉम्ब थ्रो करते हैं सेंट्रल असेंबली में। अब एक ये इवेंट हो गया 1929 का। दूसरा है इरविन डिक्लेरेशन। अब वॉइसरॉय उस टाइम कौन थे? लॉर्ड इरविन। अब वो वॉगली प्रॉमिस करते हैं, मतलब झूठा प्रॉमिस करते हैं कि डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे, बट जो कांग्रेस होती है वो अपने दिल्ली मैनिफेस्टो में इसको रिजेक्ट कर देती है। उस टाइम कौन थे कांग्रेस में जो दिल्ली मैनिफेस्टो में स्पीच भी देते हैं? जवाहरलाल नेहरू। अब होता है लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में, उसको कौन प्रिसाइड करते हैं, कौन उसके प्रेसिडेंट होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। अब इसी में जो यही सेशन आपको याद रखना है जिसमें अडॉप्ट किया गया पूर्ण स्वराज एज द ओनली गोल। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी फर्स्ट वाली, उसको इन्होंने डिसाइड किया कांग्रेस ने कि बाइकआउट कर देंगे और लॉन्च करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब लॉन्च से पहले ना गांधी जी क्या कहते हैं कि 11 पॉइंट अल्टीमेटम देते हैं लॉर्ड इरविन को, कि उसमें बोलते हैं कि ये सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करो, जो प्रिजनर्स को रिलीज़ करो, और भी 3-4 पॉइंट्स थे, पर इंपॉर्टेंट ये वाले थे कि प्रिजनर्स को रिलीज़ करो जो वायलेंस के एक्यूज नहीं हैं, और सॉल्ट टैक्स जो है उसको अबॉलिश करो। और जब इसको फिर इग्नोर किया जाता है तो देखिए 12 मार्च को लॉन्च की जाती है, पर असली ब्रेक कब होता है सॉल्ट लॉ? ये आपको याद रखनी डेट, 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च स्टार्ट की जाती है उनके आश्रम साबरमती से टू दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। अब इसके बाद क्या होता है? स्प्रेड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होती है, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गई। और अब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट तो बाइकआउट कर दी थी, है ना। अब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी ये स्प्रेड हो जाती है, और हर जगह कैसे कैसे होती है, जैसे कि तमिलनाडु में इसके कौन रीजनल लीडर थे जो लॉन्च करे थे?
सी राजगोपालाचारी, आपको नाम याद रखना, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, मालाबार में के केलप्पन, पेशावर में जो इनका ग्रुप था एक रेड शर्ट्स है ना पेशावर में, तो इनको कौन लॉन्च कर लीडर थे रीजनल, खान अब्दुल गफर खान। फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट की बात करें तो जो सीडीएम में फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, फॉरेस्ट लॉ वायलेशंस, नो चौकीदारी टैक्स इन बिहार एंड रेड ऑन सॉल्ट वर्क्स, धारसेना सॉल्ट वर्क्स था वो बाय सरोजनी नायडू। ये डिफरेंट फॉर्म्स थी। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो फर्स्ट हमें पता है कि कांग्रेस ने बोला कि हम बाइकआउट कर देंगे, तो ये फेल हो गई। अब उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट की बात करें 1931, तो गांधी एग्रीड हो जाते हैं इस गांधी इरविन पैक्ट में कि सीडीएम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको सस्पेंड कर देंगे, और नेक्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जो सेकंड वाली है उसको अटेंड किया जाएगा। और इन रिटर्न ब्रिटिश क्या बोलते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे जो वायलेंस की कन्विक्ट नहीं है, और वो कर देते हैं। उसके बाद आती है सेकंड आरटीसी, इसमें गांधी जी अकेले पर्सन एज सोल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करते हैं, पर खाली हाथ वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब मुस्लिम्स के लिए अलग, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग, इस पर डेडलॉक हो जाता है, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि डिवीजन हो कम्युनल बेसिस पे या बाकी पे। पर इसी के चलते कम्युनल अवार्ड, जो उस टाइम पर पीएम थे ब्रिटेन के रामसे मैकडोनल्ड, वो अनाउंस कर देते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। पर गांधी जी ऑब्वियसली इससे कि वो मान नहीं रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित के, क्योंकि उनका मानना था कि इससे अगर हम उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे तो सोसाइटी में उनकी अपलिफ्टमेंट नहीं होगी बल्कि उल्टा और डिवीजन हो जाएगा। तो इसी के प्रोटेस्ट में गांधी जी फास्ट अनटू डेथ पे जाते हैं इन येरवाड़ा जेल, ये आपको जगह याद रखनी है। फिर अब ऑब्वियसली सेपरेट इलेक्टोरेट्स दलित को कम्युनल अवार्ड में दे दी थी पीएम ने, तो अब दलित को कौन लीड कर रहे थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में, जिसके चलते ये एग्रीमेंट होती है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है दलित के लिए उनको स्क्रैप तो कर दिया जाएगा, पर इसके बदले अम्बेडकर मांगते हैं कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो बढ़ाई जाएं दलित्स के लिए। अब 1934 में सीडीएम को विड्रॉ कर लिया गया था, तो कांग्रेस एक स्ट्रेटेजिक ट्रायड अपनाती है। अब ट्रायड क्या होता है? मतलब तीन चीज़ों में है ना, तीन चीज़ों का ग्रुप, स्ट्रेटेजिक ट्रायड। पहला था कंस्ट्रक्टिव वर्क। अब जो गांधीयंस थे वो फोकस करते हैं खादी और आश्रम्स पे, विलेज जो अपलिफ्टमेंट है उस पर मेनली। काउंसिलेक्ट्री जो एम ए अंसारी और भालू भाई देसाई थे वो अपना डिसीजन लेते हैं कि वो जो सिस्टम है उसके अंदर से लड़ाई लड़ेंगे, काउंसिल एंट्री लेंगे इलेक्शंस जीत कर। और तीसरा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो पुश करते हैं कंटिन्यूस एजिटेशन मास मूवमेंट के लिए फॉर पूर्ण स्वराज। ठीक है। अब 1935 में जो ब्रिटिशर्स पास करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये क्या प्रपोज करता है? एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई जाएगी प्रोविंसेस और सेंटर की, जिसमें पहले जो 1919 वाला था वो प्रोविंशियल को डायरकी देता था, है ना। डायरकी होता है कि सेपरेट सब्जेक्ट्स में, जैसे रिजर्व सब्जेक्ट्स हो गए और एक हो गए ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स, वैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी इसमें कि प्रोविंशियल को कंप्लीट ऑटोनॉमिक फ्रीडम। और कांग्रेस ने इसको कंडेम किया, पर इलेक्शंस भी कंटेस्ट किए। अब जो इलेक्शंस की बात करें तो 1937 के जो इलेक्शंस थे कांग्रेस मैसिव मैंडेट से जीत जाती है, भारी मतों से, और मिनिस्ट्रीज बनाती है, किसमें 11 प्रोविंसेस पे इलेक्शन थे उसमें 7 में बना देती है। और ये कब तक चलती है इनकी जो गवर्नमेंट रहती है? 28 मंथ्स तक, फिर ये रिज़ाइन कर देते हैं। उसका रीज़न आगे बचेगा। एक टॉपिक है इसमें बोस सागा उसी टाइम। अब क्या होता है कि जो हरिपुरा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है 1938 में, उसमें सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है डिसाइड करने के लिए, और उसमें वो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाते हैं अंडर जवाहरलाल नेहरू। अब त्रिपुरी क्राइसिस, अब क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक और सेशन होता है त्रिपुरी में। अब उसमें जो कैंडिडेट थे गांधी जी के वो थे पी सीतारमैया, और बोस अब एक साइड से कंटेस्ट कर रहे थे, तो बोस उसमें जीत जाते हैं। पर फिर क्या होता है कि जो गांधी जी और बाकी जो ओल्ड फैक्शन होता है उसका, वो मतलब एग्रीड नहीं करता है, नॉन कोऑपरेट करता है बोस की लीडरशिप के साथ। तो इसी के चलते बोस इससे कांग्रेस से रिज़ाइन कर देते हैं और अपना बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक।
अब वर्ल्ड वॉर टू की बात करें तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाती है, और बिना जो इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी कांग्रेस की, उनसे बिना कोई कम्युनिकेशन के बगैर जो उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड लिंथिनग्रो, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि इंडिया भी पार्ट है वॉर का। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इसी के प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर देती हैं अक्टूबर 1939 में, और कांग्रेस क्या डिमांड करती है, एन इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसको वाइसरॉय लिंथिनग्रो रिजेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, आता है अगस्त ऑफर 1940 में। अब वॉर ऑब्वियसली स्टार्टिंग में 1940s के टाइम तक पोलैंड को कैप्चर कर चुका था जर्मनी, है ना, और जापान भी काफ़ी एडवांसेस कर रहा था, तो ब्रिटिश वीक पोजीशन पे उस टाइम पर। तो इंडियन सपोर्ट के लिए वो क्या करते हैं, वॉर के लिए एक अगस्त ऑफर लाते हैं 1940 में, जिसमें क्या होता है, एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा फ्यूचर में इंडियंस को, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो फॉर्म होगी आफ्टर वॉर, उसमें मेनली इंडियंस को रखा जाएगा। अब कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर देती है क्योंकि इट गेव मिनॉरिटीज़ अ विटो, क्योंकि इसमें मिनॉरिटीज़ जो थी लीग, उसमें उनको विटो दी जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी गलती भी थी। और कोई फुल इंडिपेंडेंस जो उनका पूर्ण स्वराज था उसमें नहीं था, सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देते, वो भी फ्यूचर में। तो गांधी जी इसके प्रोटेस्ट में एक इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, जिसमें वो टू अफर्म टू शो द राइट टू फ्री स्पीच अगेंस्ट द वॉर के अगेंस्ट। और इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे, और सेकंड कौन थे, नेहरू। आपको नाम याद रखना। फिर उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। अब 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। अब इस टाइम पे क्या था कि जो जापान था ना, वो इंडिया के डोर्स पे था, बर्मा साइड से वो डोर्स पे था इंडिया के, और उनके साथ कौन लड़ रहे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक था, उनकी साइड से उनके साथ था कोलैब में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। और फॉरवर्ड ब्लॉक को कौन लीड कर रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब जो स्टैफर्ड क्रिप्स था, ये किसका लीडर था लेबर पार्टी का। अब उसी के बाद क्रिप्स मिशन भेजा जाता है, और वो वही ऑफर करता है डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर एंड राइट ऑफ प्रोविंसेस टू सिसीड। अब बात करते हैं, रिजेक्ट कर देती है कांग्रेस इसको, कहती है ये पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि ये अलाउ करता है पार्टीशन को, और उनको इमीडिएट कंट्रोल नहीं देगा डिफेंस में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो डिफेंस होगा ना वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही रहेगा डोमिनियन स्टेटस में। तो इसी के प्रोटेस्ट में कांग्रेस लॉन्च करती है क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942। अब इसी में जो गांधी जी हैं, इसकी शुरुआत क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए डू और डाई की स्लोगन भी देते हैं और स्पीच देते हैं एट गोविलिया टैंक बॉम्बे। अब इसी के रिस्पॉन्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, जो टॉप लीडर्स होते हैं ना, उसको ओवरनाइट, रातों रात अरेस्ट कर देते हैं, और स्टार्टिंग से ही ये मूवमेंट लीडरलेस हो जाती है, क्योंकि सभी टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है, और वायलेंट टर्न हो जाती है। और इसी में टू शो द रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। कहाँ कहाँ पे आपको याद रखनी, पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट्स कहाँ कहाँ स्टार्ट हुई, बलिया, तामलुक और सतारा। बलिया सबसे शॉर्टेस्ट वाली थी, जो काफ़ी कम दिन रही, और सतारा की सबसे लॉन्गेस्ट। और कुछ अंडरग्राउंड नेटवर्क स्टार्ट हुए इसी टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट में। उषा मेहता का जो कांग्रेस रेडियो, जिसने इसको, चाहे लीडरलेस थी या वायलेंट थी, पर फिर भी ये मूवमेंट अलाइव रही। अब बात आती है क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद नेगोशिएशन प्लान्स 1944 से 46। अब आपको पता है कि कांग्रेस और लीग के बीच में, मुस्लिम लीग के बीच में डेडलॉक था। अब उसी को रिजॉल्व करने के लिए जो राजगोपालाचारी थे, वो राजा जी फार्मूला भी इसे कहते हैं, प्लान प्रपोज करते हैं कांग्रेस और लीग की कोऑपरेशन का, जिसमें एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को अभी सेटअप किया जाएगा, और बाद में वॉर के बाद में एक प्लीबिसाइट, मतलब एक मत रखा जाएगा मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में, पर इसे जिन्ना रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आता है वेवल प्लान 1945। अब वेवल प्लान में क्या होता है कि ये और एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते हैं कि हाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसमें सारे इंडियन होंगे, कोई ब्रिटिशर्स नहीं। पहले बोलते थे ना कम होंगे, मेनली होंगे, अब बोलते थे सारे इंडियन होंगे। बस जो वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ होगा फॉर आर्मी, वो ब्रिटिश होगा। और इसमें कास्ट और हिंदू मुस्लिम में पैरिटी डिफ्रेंशिएट था इसमें प्लान में, तो इसको भी कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है। और इसी पे जिन्ना डिमांड करते हैं एक्सक्लूसिव राइट्स टू नॉमिनेट मुस्लिम मेंबर्स, पर इसको कांग्रेस रिफ्यूज़ कर देती है। फिर आता है जो वॉर के बाद न्यू लेबर गवर्नमेंट बनती है,
उसके पीएम बनते हैं क्लीमेंट एटली। वो भेजते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। और इसमें क्या था कैबिनेट मिशन प्लान में, एक यूनियन ऑफ इंडिया फॉर्म होगा विद वीक सेंटर। अब वीक सेंटर मतलब कि जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स होंगे इस पे बाकी वीक सेंटर होगा। और प्रोविंसेस को 3 भागों में बांटा गया, ए बी और सी। अब इसका आउटकम क्या हुआ कि डेडलॉक वैसा ही रहा और दोनों ग्रुप्स इस पे नहीं डिसएग्री हो गए। फिर उसके बाद आता है माउंटबेटन प्लान, ये 3 जून 1947 में। अब डेडलॉक जो था वो अनसॉल्वेबल था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो लॉर्ड माउंटबेटन एक प्रपोज करते हैं प्लान पार्टीशन ऑफ इंडिया, बंटवारा हिंदुस्तान का। अब उसमें क्या था, एक तो मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान बना दिया जाएगा, एक इंडिया होगा। अब पंजाब और बंगाल में दोनों टाइप की ज़्यादा मेजॉरिटीज़ थी। एक साइड पे जो पंजाब में था हिंदू और सिख मेजॉरिटी, एक साइड पे मुस्लिम मेजॉरिटी। बंगाल में भी सेम चीज़ थी। तो इनको रैडक्लिफ कमीशन से डिवाइड कर दिया गया, पंजाब कुछ हिस्सा पाकिस्तान कुछ हिंदुस्तान, बंगाल को भी वैसे ही किया गया। फिर आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें जो ब्रिटिश की पैरामाउंसी थी उसको एंड किया जाता है, उनकी सुपेरिटी को इंडिया के ऊपर, और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस को बनाया जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन अगस्त 15, 1947। और इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम एक बार टाइमलाइन को जल्दी जल्दी कर लेंगे, आपको याद भी हो जाएगा और रिवाइज भी। तो देखिए, गांधी नेहरा की हमने बात की थी, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बैकड्रॉप से स्टार्ट हुआ। इंडियंस ने बैक किया ब्रिटेन को, 1 मिलियन ट्रूप्स भेजी, हैवी डेथ्स कैजुअलिटीज़ हुई इंडियन सोल्जर्स की। और होप था इंडियंस में कि कुछ पॉलिटिकल कंसेशंस मिलेंगे, पर उसको देवर डैश्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब उसके बाद क्या होता है, वो रिजल्ट क्या होता है इस पोस्ट वॉर कि रिसेशन आ जाता है, प्राइस राइज हो जाते हैं, हाई टैक्स लग जाता है। अब ये आगे जो हमने बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसे मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, इसमें क्या 2 की इसके फीचर्स थे। एक तो प्रोविंसेस में डायरकी लाई जाएगी, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स होंगे प्रोविंसेस में, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स को ब्रिटिश हैंडल करेंगे, जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इनको इंडियंस हैंडल करेंगे। और सेंटर में बाई कैमरल हो जाएगी लेजिस्लेचर, जैसे 2 हाउसेस हो जाएंगे। और इसको इस पर क्या कमेंट्री इंपॉर्टेंट है कि तिलक ने इसको सनलेस डॉन कहा था। फिर आगे बात रॉलेट एक्ट की। अब इसके 3 ड्रेकोनियन पावर्स मिल गई थी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अरेस्ट विदाउट वारंट, इंडेफिनिट डिटेंशन विदाउट ट्रायल, ट्रायल विदाउट ज्यूरी। फिर गांधी जी जब अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने 3 जगह अपने मेथड्स टेस्ट करने की कोशिश की। पहला चंपारण में, इंडिगो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे। अब इसमें इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया भी कहा जाता है। इसके मेन लीडर्स ही हमने बात की थी राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी, ये बाकी भी ऐड कर सकते हो आप। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो तीन गठिया सिस्टम था उसको अबॉलिश किया गया और कंपनसेशन दिया गया। अहमदाबाद मिल की बात करें तो वहाँ पे प्लेग बोनस की बात थी, तो इसमें साथ दिया था गांधी जी का, ये आपको याद रखना है, अम्बाला साराभाई, जो एक वन ऑफ द मिल ओनर भी थे, उनकी सिस्टर अनुष्या बहन ने। तो इसमें क्या रिजल्ट आया इसका कि 35% वेज हाइक मिला वर्कर्स को, और इसे अहमदाबाद वाले को फर्स्ट फास्ट ऑन टू डेथ भी गांधी जी ने यही किया था। फिर आई बात खेड़ा की, तो इसमें लीडर्स थे सरदार पटेल, जिन्होंने गांधी जी को इसमें ज्वाइन किया था, और नरहरि पारिक। इनमें क्या था, ड्रॉट आ गया था और क्रॉप फेलियर्स हो रहे थे। तो इसके बाद आ जाता है रोलेट सत्याग्रह, जो रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह और जलियांवाला बाग की जो मैसेकर हुआ। हमने बात की अप्रैल 6 को नेशन वाइड हड़ताल गांधी जी ऑर्गेनाइज कराते हैं और पंजाब एपी सेंटर होता है। और वहाँ पे जो अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक पीसफुल गैदरिंग होती है, और बैसाखी का भी उस दिन मौका था। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो वहाँ के लीडर्स थे, उनको डिपोर्ट किया जा रहा था। तो इसी के दौरान जनरल डायर आ जाते हैं और ओपन फायरिंग शुरू करते हैं, जलियांवाला बाग में मैसेकर करते हैं। और इसी के रिएक्शन में टैगोर अपनी राइटहुड वापस करते हैं, गांधी जी अपनी केसरे हिंद का जो उनका टाइटल था उसको रिटर्न कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि हंटर कमेटी को बिठाया जाता है टू इन्वेस्टिगेट। वो डायर के जो एक्शन है उसको कंडेम तो करती है, वो कुछ पेनल्टी नहीं लगाती है उसमें। फिर आ जाती है खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
तो अभी खिलाफत इशू क्या था कि मैंने बताया था आपको, टर्की में जो खलीफा की पोजीशन थी उसको वीक किया जा रहा था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन इन ट्रीटीज ऑफ सेवरीज, आपको याद रखना नाम। तो मुस्लिम्स थे, वो एंगर थे, और गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया फिर ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, और इसी को कंबाइन करके गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो लॉन्च करने का था। अब बात करते हैं अप्रूवल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कहाँ से आता है। तो वो अप्रूवल आता है कैलकटा 1920 वाले सेशन में, और जो रेटिफाई होती है वो स्टार्ट कहाँ से, जो उसका स्टार्ट का पूरा प्लान एग्जीक्यूट फाइनल होता है वो नागपुर सेशन 1920 दिसंबर। अब इसमें क्या था, बाइकआउट करेंगे क्लॉथ्स को, स्कूल्स को, कोर्ट्स को, फॉरेन मटेरियल को, खादी पहनेंगे और टाइटल्स को क्विट किया जाएगा। और इसी दौरान CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनती है जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं। अब एक तिलक फंड ओवर सब्सक्राइब, मतलब एक स्वराज फंड कहते हैं, स्वराज फंड था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको फाइनेंस करने के लिए 1 करोड़ इसके वो रखा गया था लिमिट, और इस तिलक फंड नाम दिया था इसको गांधी जी ने। तो 1935 में तो ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्शन आए थे, 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। तो प्रोविंशियल जो डिफरेंट प्रोविंसीज थे उसमें कांग्रेस कमेटीज़ का सेटअप होता है, क्यों, क्योंकि डिफरेंट रीजनल पॉपुलेशन तक भी पहुंचने के लिए। अब रीजन वाइज जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का था, रीजन वाइज क्या क्या होता है, मिदनापुर में नो टैक्स, असम टी स्ट्राइक्स, जो टी वर्कर्स थे वहाँ पे उनकी स्ट्राइक्स, अवध किसान मूवमेंट, मालाबार मोपला रिवॉल्ट, पंजाब गुरुद्वारा रिफॉर्म। अब इसमें ये हमें देखने को मिला, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी, वुमेन पार्टिसिपेट कर रही, पीसेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और नेशनल स्कूल्स का प्रमोशन जैसे जामिया मिलिया अलीगढ़, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ। और हॉल्ट किससे हुई, चोरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ 4 Feb 1922। और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी इसको अपना हिमालय ब्लंडर कहा गांधी जी ने। अब गांधी जी के अरेस्ट के बाद 1922 में 2 में बढ़ जाते हैं, स्वराजिस्ट और नॉन चेंजर्स। अब नो चेंजर्स थे वो अभी भी ग्राउंड वर्क पे रहना चाहते थे, जैसे बाइकआउट करेंगे, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ेंगे, आश्रम स्कूल्स। तो इसमें कौन कौन से लीडर थे, राजा जी जो राजगोपालाचारी, S पटेल, राजेंद्र प्रसाद, MA अंसारी, और दूसरे थे स्वराजिस्ट। इनका था कि जो काउंसिल का बाइकआउट था उसको एंड करेंगे और काउंसिल में एंट्री लेकर थ्रू इलेक्शंस फाइट करेंगे, और इसके लीडर थे CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। अब अगली बात करते हैं जो गया का कांग्रेस सेशन होता है 1922, इसमें प्रेसिडेंट थे CR दास, और इसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दी कि काउंसिल एंट्री रिजेक्ट हो जाएगी। पर जो स्वराजिस्ट थे लीडर्स CR दास और मोतीलाल नेहरू वो रिजाइन कर देते हैं और अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं टू फाइट इलेक्शन, कौन सी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और इसके बाद फिर 1923 कॉम्प्रोमाइज़, जो स्वराजिस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है इनमें कि स्वराजिस्ट कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन फ्रॉम कांग्रेस ओनली। अब इलेक्शन 1923 में वो 42 सीट्स जाते हैं आउट ऑफ 141। फिर उसके बाद जो ओनली सेशन जो कांग्रेस का जिसमें गांधी जी प्रिसाइड करते वो हैं बेलगाम सेशन। अब जो इसका था कि विठल भाई पटेल फर्स्ट इंडियन स्पीकर बनते हैं ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। और एक और इनका था कि विन थी कि ये पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफीट करती है, हमने बात की हुई थी। अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 में, तो उसके 10 साल के बाद इवैल्यूएशन पे ये साइमन कमीशन आई थी। अब उसके बाद इसमें आउटरीच क्या था कि ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन में सिर्फ वाइट पर्सनस रखे थे उस पैनल में, तो इंडियन आउटरीच था। अब इसका बाइकआउट किस किसने किया था, कांग्रेस ने, हिंदू महासभा और जिन्ना की जो लीग थी मुस्लिम लीग। और इसमें क्या एक ट्रेजेडी हुई थी कि लाला लाजपत राय को फैटली जो मतलब उनकी डेथ हो जाती लाठीचार्ज में प्रोटेस्ट के। फिर नेहरू कमेटी की हमने बात की थी कि जो बर्किन हेड था उन्हें चैलेंज किया, फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें मोतीलाल नेहरू कमेटी को हेड करते हैं, और इसमें इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की और डिफरेंस इनकी ये मांगी थी इसमें यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज, फंडामेंटल राइट्स, सेक्युलर स्टेट। अब इस पर क्या होता है कि जो मुस्लिम लीडर्स थे वो दिल्ली प्रपोजल 1927 में, इसमें ये जॉइंट इलेक्टोरेट तो मानते हैं पर रिजर्व सीट्स मांगते हैं इसमें,
1/3 सेंट्रल सीट्स मुस्लिम्स के लिए, और ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और वहाँ पे ये 3 मेजॉरिटी मुस्लिम प्रोविंसेस बनाए जाए इंक्लूडिंग बलूचिस्तान। अब उसके बाद क्या होता है कि वही जिन्ना की 14 डिमांड्स हमने बात की थी। फिर कांग्रेस का कैलकाटा सेशन होता है जिसमें नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव करते हैं और 1 साल का अल्टीमेटम देते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, वरना हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करेंगे। 1925 में एक और चीज़ जो होती है कि जो भगत सिंह है और बीके दत्त बटुकेश्वर दत्त है वो असेंबली में, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं, और उस टाइम पे जो फेमस भगत सिंह जी कहते हैं कि इफ़ द डेफ आर टू हेयर द साउंड हैज़ टू बी वेरी लाउड। और इनका मोटिव किसी को मारना नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ अपनी आवाज़ सुनाना था एक बॉम्ब के थ्रू। फिर उसके बाद हमने बात की जो इरविन एक वेग प्रॉमिस करते हैं, और उसके बाद गांधी जी दिल्ली स्टेटमेंट या दिल्ली मैनिफेस्टो करते हैं कि कंक्रीट प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग डोमिनियन स्टेटस, और इसको रिजेक्ट कर देते हैं लॉर्ड इरविन। फिर लाहौर सेशन में जो कांग्रेस डिसीजन लेती है कि वो आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट कर देगी। फिर गांधी जी 11 पॉइंट का अल्टीमेटम देते हैं लॉर्ड इरविन को, जिसमें एक तो था कि लैंड रेवेन्यू को 50% से कम करो, ये आपको याद रखना है। एक्सचेंज रेशियो जो स्टेले का जो एक्सचेंज रेशियो था पाउंड के साथ उसको कम करे, ये आपको याद रखना है। सेल टॉक्स को अबॉलिश करे, ये आपको याद रखना है सारा। उसके बाद बात की गई थी दांडी मार्च, हमने बात की थी कि 78 सत्याग्रही इसके साथ साबरमती आश्रम से चलते हैं वो टू ब्रेक सॉल्ट लॉ, और ये स्टार्ट था सीटीएम का। इसके लीडर्स जो डिफरेंट रीजन्स में इसको कर रहे थे, तमिलनाडु में राजगोपालाचारी, मालाबार में किलप्पन, और प्रोटेस्ट की डिफरेंट टाइप्स के जो हमने बात की थी। अलग अलग जगह पे कौन कौन प्रोटेस्ट कर रहे थे, जैसे असम में इंपॉर्टेंट है कि एक कनिंगम सर्कुलर रिलीज़ किया गया जिसमें स्टूडेंट्स को मना कर दिया गया कि वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके उल्टा क्या हुआ कि जो असम के स्टूडेंट्स थे उन्होंने और ज़्यादा स्ट्राइक में पार्ट लिया। अब उसके बाद आती है साइमन रिपोर्ट, जिसमें क्या बोलते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट कि डायरकी को एंड किया जाएगा, कम्युनल इलेक्टोरेट रखा जाएगा, है ना, सेपरेट किया जाएगा सिंध और बर्मा को ज़्यादा डिटेल में इसमें। फिर 3 RTs में हमें पता है कि कांग्रेस ने पहले रिजेक्ट कर दी थी। अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है, क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने कौन सी अटेंड की थी। तो गांधी जी ने अटेंड की थी सिर्फ सेकंड वाली, कांग्रेस और गांधी जी की सिर्फ सेकंड वाली थी। अब किसने सारी अटेंड की थी, वो थे सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और BR अम्बेडकर, उन्होंने सारी की थी अटेंड। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको मिल जाएगी टाइमलाइन, मैं भी ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ आपको सारा कवर के बाद। फिर गांधी इरविन पैक्ट आता है, इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो गांधी जी इसमें मान जाते हैं सस्पेंड करना CDM, और सेकंड RTC में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बात ये होगी कि जो प्रिजनर्स हैं वायलेंस के वो नहीं है उनको छोड़ दिया जाए। और उन्होंने एक और मांग रखी थी ये वाली कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कैपिटल पनिशमेंट ना दी जाए, पर फिर भी उनको हैंग कर दिया जाता है। फिर आता है कराची सेशन, इसमें पटेल प्रेसिडेंट थे और ये एंडोर्स करता है गांधी इरविन पैक्ट को। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है पटेल वाले में, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम इसमें था। फिर CDM लॉन्च होता है, फिर गांधी जी को दोबारा जेल हो जाती है। फिर उसके बाद कम्युनल अवार्ड बात की थी, दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट, और गांधी जी इसमें फास्ट करते हैं एट येरवाड़ा जेल। फिर पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, और ये इसमें डिटेल्स हैं पूरी की। 147 प्रोविंशियल रिजर्व की जाएंगी दलित के लिए और 18% सेंट्रल सीट्स। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद वो जो हमने ट्राइड की बात की थी कि कुछ गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क पे काम करेंगे, कुछ काउंसिल एंट्री पे गए, और कुछ मास स्ट्रगल नेहरू और बोस जिनका पूर्ण स्वराज का होता है। फिर इसके बाद बात होती है 1934 नवंबर में सेंट्रल असेंबली इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस 45 सीट्स जीत जाती है आउट ऑफ 75। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है, और इसमें हमें पता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन होता है। फिर उसके बाद ये आप एक बार रीड कर लेना, लखनऊ सेशन। फिर ये इसमें पावर 28 मंथ्स के लिए रहती है। फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 में बिना पूछे एंट्री डाल देते हैं इंडिया की, तो लॉर्ड लिंथिनग्रो, तो ये रिज़ाइन कर देती है कांग्रेस, गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी। फिर बोस सागा, पहले बोस
जो नेशनल कमीशन बनाते हैं, कमेटी, प्लानिंग कमेटी, हरिपुरा सेशन में उसका नेताजी किसको वो चेयरपर्सन बनाते हैं, नेहरू को। फिर उसके बाद क्या होता है कि त्रिपुरी सेशन में क्लैश होता है गांधी जी और के जो बैक्ड सीतारमैया थे कैंडिडेट, और इसमें बोस जो है नॉन कोऑपरेशन फेस करते हैं और वो रिज़ाइन कर देते हैं, अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना देते हैं, और उनको रिप्लेस कौन करते हैं एज प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद। फिर वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो होती है, और कांग्रेस की पोजीशन ये होती है कि कांग्रेस डिमांड करती है कि हमें इंटरिम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने दो, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर वॉर, पर जो वाइस रॉय होते हैं लिंटन ग्रो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट इसमें ये आपको एक बार रीड कर लेना सारा, ये ऑगस्ट ऑफर आता है कि जब काफ़ी ज़्यादा जो ब्रिटिश पे जर्मनी एडवांस कर जाती है और वॉर में वीक पोजीशन होती है, तो इंडिया की सपोर्ट के लिए ऑगस्ट ऑफर आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि जो वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसमें सारे इंडियंस होंगे, और डोमिनियन स्टेटस ऑफर किया, और मिनॉरिटी वेटो देते हैं मुस्लिम लीग को, जिसको जो कांग्रेस है वो रिजेक्ट कर देती है। और उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात होती है, जिसमें पहले जो सत्याग्रह होती हैं वो विनोबा भावे, फिर नेहरू, और थर्ड होते हैं ब्रह्मदत्त, जैसे दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहते हैं। फिर क्रिप्स मिशन आता है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो लेबर मिनिस्टर थे वहाँ के। अब इसमें क्या कंटेक्स्ट है, जापान है वो इंडिया के डोर पे है, तो जो क्रिप्स प्रपोजल होता है कि वॉर के बाद डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी, उसमें सिर्फ इंडियंस होंगे, और प्रोविंसेस को राइट दिया गया कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं वो, पर इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कांग्रेस को अब चाहिए था फुल फ्रीडम, पूर्ण स्वराज। और लीग को, मुस्लिम लीग को अलग पाकिस्तान की कोई गारंटी नहीं मिली, तो उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। फिर आई क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 8 अगस्त 1942 को लॉन्च होती है, और इसमें स्पीच डू और डाई स्पीच देते हैं गांधी जी, डू और डाई। अब इसके डायरेक्टिव्स क्या थे कि ऑफिशियल्स को कि नॉट टू रिजाइन प्लस डिक्लेयर एलिजेंस फॉर कांग्रेस। सोल्जर्स को था कि वहाँ पे रहो पर गोली मत चलाना। स्टूडेंट्स को था कि अगर कॉन्फिडेंट हो अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हो आप। तो ये डिफरेंट थे उस टाइम पर। और ये इसके बाद मेन लीडर्स जो थे, गोल्डिया टैंक पे बॉम्बे में गांधी जी ने स्पीच दी थी, और उसी के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर दिया। लीडर जैसे हो गई मूवमेंट, और वायलेंट भी हो गई, पर फिर भी कुछ अंडरग्राउंड वर्क चलते रहे। अरुणा आसिफ अली, जिन्होंने फ्लैग जो फ्लैग अनफर्ल किया उस दिन, और इस मूवमेंट को स्टार्ट भी किया था किसने, अरुणा आसिफ अली, आपको याद रखना है। उषा मेहता, सीक्रेट रेडियो। फिर पैरेलल गवर्नमेंट्स जो उसके प्रोटेस्ट में हुई, बलिया में जीतू पांडे उसको लीड कर रहे थे, तमलुक में, सतारा में। अब उसके बाद ये नॉन पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, राजा जी फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि जो कॉपरेशन बनाने के लिए, डेडलॉक तोड़ने के लिए लीग और कांग्रेस में, तो ये भी फेल हो जाता है। फिर देसाई लियाकत पैक्ट ये था कि जो भालू भाई देसाई और लियाकत अली खान थे मुस्लिम लीग के, उनके बीच में पैक्ट होता है कि जो सेंट्रल इंटरिम गवर्नमेंट होगी उसमें इक्वल सीट्स होंगी फॉर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और 20% फॉर मिनॉरिटीज़। पर फिर भी इसका भी कोई एग्रीमेंट रीच नहीं होता फाइनल। फिर आती है शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवर प्लान, जिसके लिए जो लीडर्स जिन्होंने अरेस्ट कर रखे थे उनको वापस रिलीज़ करते हैं, और शिमला कॉन्फ्रेंस होती है। अब शिमला कॉन्फ्रेंस का रीज़न क्या था कि काफ़ी दबाव बढ़ रहा था ब्रिटेन पर कि इंडिया के लिए कोई रेजोल्यूशन सोचो, तो इस पे भी जो टॉक्स होती हैं वो रिफ्यूज़ हो जाती है कांग्रेस में, क्योंकि इसमें भी कुछ डिमांड जो थी वो नहीं फुलफ़िल हो रही थी, जैसे कि जो लीग की डिमांड थी फॉर एक्सक्लूसिव राइट टू नॉमिनेट मुस्लिम, जिसको नहीं माना गया। गवर्नर जनरल को वीटो दिया गया था, है ना, वो भी जो वीटो था उसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब आता है कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये कब आता है, इसको सेंड करती है लेबर पार्टी आफ्टर कमिंग इनटू पावर, और कौन थे पीएम, क्लेमेंट एटली। अब कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ये एक तो इंटरिम गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाती है, और प्रोविंसेस को ये 3 ग्रुप में बांटने की बात करती है, ए बी सी। ए हिंदू मेजोरिटी, बी मुस्लिम मेजोरिटी, और सी मिक्स्ड। ये भी डेडलॉक में एंड हो जाता है। डेडलॉक उसी टाइम रहता ही रहता है।
फिर माउंटबेटन आते हैं और हमें पता है कि डेडलॉक रिजॉल्व नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने पार्टीशन किया अलॉन्ग कम्युनल लाइंस और रैडक्लिफ कमीशन पे सेटअप की गई टू पार्टीशन पंजाब एंड बंगाल। और माउंटबेटन प्लान कब आया? जून 3, 1947। और इसी पे आ गई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें दो डोमिनियंस में बट गया इंडिया और पाकिस्तान। तो ये कंप्लीट होती है फ्रीडम स्ट्रगल। और कुछ मटेरियल जो मैंने आपके लिए रखा है स्पेशल, कि जो पूरा समराइज इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस जो हुए पूरे हमने बात की, जैसे बॉम्बे वाला, बनारस वाला, गोखले वाला, इसमें इसमें कौन कौन प्रेसिडेंट थे इनके और क्या की पॉइंट्स थी इंपॉर्टेंट। जैसे नागपुर सेशन हमने किया, रेटिफाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसमें कैलकाटा 1920 में लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन। बेलगाम में सिर्फ कौन थे? गांधी जी फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपको पूरा करना है। और इसके बाद ये आप देख स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें देखिए। अब उसके बाद ये मैंने पूरे जो इसमें रह गया पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, पर आप एक अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग के रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स एक्ट, चार्टर्स एक्ट। उसके बाद ये क्रोनोलॉजी है डिफरेंट, इसमें डिफरेंट जो रिफॉर्म्स आए, मॉडले मिंटो रिफॉर्म जो ब्रिटिशर्स के द्वारा, मोन्टाग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। तो ये डिफरेंट वाले आप रीड कर सकते हैं। हमने सारे पढ़ लिए हैं, इसको एक की पॉइंट्स में डाला हुआ है मैंने, बस इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये गवर्नर जनरल और वाइस रॉयज इंपॉर्टेंट, और ये मेन क्रिएट किए गए हैं एमसीक्यू बेसिस पे, जिससे एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाए अगर आए क्वेश्चन। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड होती है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय।